ताशफीन, तुम जिस लड़की को लेकर आए थे, देखा तुमने कितनी लो कॉन्फिडेंस है। ठीक से एक लफ्ज भी नहीं बोल सकी। तुम चाहते हो कि मैं उसे अपनी फिल्म में रख लूं। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, रोज ने उसे देखते हुए कहा। उसके कहने पर उसने मायरा को ऑडिशन के लिए बुलाया था, लेकिन मायरा ने सारा काम खराब कर दिया था। उससे कुछ भी ठीक से ना हो सका, बल्कि दूसरी ही लाइन पर वो अपने डायलॉग भूल चुकी थी। रोज, वो बहुत ज्यादा नर्वस थी। आपने उसकी हालत नहीं देखी, वो अब रोने जैसी हो गई थी। उसे अंदाजा नहीं था कि ऑडिशन के लिए यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं। बस इसीलिए वो नर्वस हो गई। प्लीज उसे एक और मौका दें। वो उसकी मिन्नतें कर रहा था, जबकि रोज बस उसे देखे जा रही थी। आर यू श्योर वो सिर्फ तुम्हारी दोस्त ही है ना? उसके मिन्नत भरे अंदाज ने रोज को तजस्सुस में डाल दिया था। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उसने जिंदगी के हर कदम पर मेरा साथ दिया है। बचपन से वो मेरे साथ है। मैं इस मोड़ पर यहाँ पहुंचकर उसे एक छोटा सा मौका ना दूं उसको, तो क्या फायदा है मेरी दोस्ती का उसे? वो बहुत टैलेंटेड है, बस भूल गई डायलॉग्स, नर्वस हो गई। उसे पता नहीं था यहाँ इतने सारे लोग होंगे। क्या आप मेरे लिए उसे एक मौका नहीं दे सकती? वो मिन्नत भरे अंदाज में बोला, तो रोज मुस्कुरा दी। वो सिर्फ दोस्त है, इसलिए जाकर कहो उससे कि वापस आए तो रिलैक्स होकर हम फिर से उसका ऑडिशन लेंगे, ओके? उसने पहली दफा अपना उसूल तोड़ा था। थैंक यू सो मच रोज, थैंक यू सो मच। मैं अभी उससे कहता हूँ। वो उसका शुक्रिया अदा करता हुआ वापस बाहर भागा था, जहाँ वो बाहर बैठी बहुत बुरी हालत में थी। मायरा, रेडी हो जाओ, अपने डायलॉग दोबारा से याद करो, और इस बार कोई गलती मत करना। रोज तुम्हें दूसरा मौका देने के लिए तैयार है। वो बाहर आते हुए उसे बताने लगा, तो उसके चेहरे पर एक बार फिर से उम्मीद जागी। उसे लग रहा था कि वो अपना सब कुछ गंवा चुकी है। अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका उसने अपने हाथों से बर्बाद कर दिया है। ताशफीन, तुम सच कह रहे हो? क्या सच में वो मुझे मौका देगी? वो बेयकीनी की कैफियत में उठकर खड़ी हो गई थी। तुम्हें लगता है मैं तुमसे इस तरह का झूठ बोलूंगा? अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। वो कहकर अंदर जाने लगा, जबकि साथ बैठी लड़की जो कब से उन्हें सुन रही थी, उसके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट थी। उसका ताल्लुक इंडिया से था और बहुत अच्छी मॉडल थी। यहाँ वो इस फिल्म के ऑडिशन के लिए इंडिया से फिल्म की ऑफर ठुकरा कर आई थी। वाओ, मतलब यहाँ भी ये सब कुछ चलता है। उसने तंजिया अंदाज में लेकिन अंग्रेजी जबान में कहा था। मायरा हैरान सी उसे देखने लगी। उसकी नजरें बहुत कुछ बयान कर रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि एक स्टंट डायरेक्टर, जिसका चक्कर शायद अपनी डायरेक्टर के साथ भी चल रहा है, अरे जो यहाँ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है और तुम्हें यहाँ रोल भी दिलवा रहा है। तुम्हें पता है, अंदर बैठी उस औरत को अगर पता चल गया कि उसका बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ भी चक्कर चला रहा है, तो तुम्हारा क्या हाल करेगी? क्या वो लड़का रोज का बॉयफ्रेंड है? सामने बैठी अंग्रेज लड़की ने हैरत का मुजाहरा किया था। हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है ऐसे ही बैठे बिठाए किसी को भी वो अपनी फिल्म के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर रख लेगी, और उसके कहने पर ऐसे लोगों को ऑडिशन के लिए बुलाएगी जिनका ताल्लुक किसी भी बड़े डायरेक्टर या प्रोड्यूसर से नहीं है? क्या मतलब है तुम्हारी इस बकवास का? वो सिर्फ मेरा दोस्त है। वो अचानक उठकर खड़ी हो गई थी। हाँ, हमें पता है वो तुम्हारा दोस्त है। वो सबका दोस्त है, अंदर बैठी रोज का भी। दिन में तो सब दोस्त ही होते हैं, बाकी काम तो रात। शट अप यू बिच। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बकवास करने की? वो सिर्फ मेरा दोस्त है। तुम अपनी बकवास एक लिमिट में, वरना वरना क्या, अपने दोस्त से कहकर मेरा ऑडिशन कैंसिल करवा दोगी? या मुझे यहाँ से आउट करवा दोगी? तुम्हें सच में लगता है हम सब यहाँ बेवकूफ बैठे हैं? वो सिर्फ तुम्हारा दोस्त है जो तुम्हारे लिए अंदर जाकर रोज की इतनी मिन्नत कर रहा है। इतने बेवकूफ बैठे हैं यहाँ पर हम जिन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। और तुम दोस्त हो तो उसकी दोस्ती को यूज क्यों कर रही हो? दोस्ती के नाम पर उसे यूज करना कहाँ की दोस्ती है? उसे एक पोजीशन मिली है तो उसे अकेले एंजॉय करने दो ना। तुम क्यों बीच में उसकी कामयाबी की दीवार बन रही हो अपनी फजूल एक्टिंग से? तुम क्यों उसे फोर्स कर रही हो फिल्म में किरदार के लिए?
उसे उसकी कामयाबी अकेले जीने दो ना। कैसी दोस्त हो तुम? शर्म नहीं आ रही अपनी दोस्ती को यूज करते हुए? बेचारा तुम्हारे चक्कर में रोज की मिन्नतें कर रहा है। कैसी खुदगर्ज दोस्त हो तुम? कल शायद इसी दोस्ती के नाते तुम उसके घर में जाकर रहना शुरू कर दोगी। या फिर तुम्हारी दोस्ती का वो वाला सिस्टम है, जितना हो सके फायदा उठा लो। वो बोले जा रही थी जब अचानक मायरा अपना बैग उठाती वहां से बाहर निकल गई, जबकि वो लड़की सर झटककर उसे जाते हुए देखती रही। मायरा कहाँ हो तुम? मैं पागलों की तरह यहाँ तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारी बारी आ गई है अंदर। वो सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं यार, जल्दी से आ जाओ। मैं नहीं आ रही ताशफीन। तुम मना कर दो, मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया है। मैं वहां जा रही हूँ। और हाँ, मैं कोशिश करूंगी कि मुझे मेरे बलबूते पर कोई अच्छा रोल मिल जाए। अल्लाह पाक तुम्हें कामयाब करे। तुम अपनी कामयाबी को एंजॉय करो। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं एक दिन किसी ना किसी मुकाम पर पहुंच जाऊंगी। जहां जा रही हूँ, वहां पहुंचकर तुम्हें फोन करूंगी। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। उसने कहकर फोन बंद कर दिया, जबकि वो हेलो हेलो करता रह गया। वो क्यों चली गई थी? कितनी मुश्किल से उसने उसके लिए चांस मांगा था। इतनी आसानी से वो छोड़कर चली गई थी। क्या वजह थी उसके यूं जाने की? वो समझ नहीं पा रहा था। लेकिन वहां उन लड़कियों के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर बहुत कुछ समझ गया था। अरे आप वापस आ गई। कैसा हुआ आपका टेस्ट? मायरा जैसे ही घर में दाखिल हुई, उसने सबसे पहला सवाल उससे यही पूछा था, जबकि वो बिना कुछ भी बोले कमरे में आए और अपना सामान पैक करने लग गई। क्या हुआ? आप कहीं जाने की तैयारी कर रही हैं? क्या मैं कुछ मदद करवाऊं? वो उसे जल्दी जल्दी सामान पैक करते देखकर पूछने लगी, लेकिन वो तो कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रही थी, बल्कि उदास लग रही थी। तनावुश, मेरी बात सुनो। आई लव यू। जानो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और मैं जल्दी वापस आऊंगी। तुम हमेशा ताशफीन के साथ खुश रहना। उसे खुश रखना। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। एक दूसरे से प्यार करना। उसे तुम्हारी जरूरत है। वो बहुत वक्त से अकेला है, बल्कि हमेशा से अकेला रहा है। उसका बहुत ख्याल रखना। तुमसे ज्यादा बेहतर उसे कोई नहीं समझ सकता। वो मुझ पर गुस्सा होगा, लेकिन तुम संभाल लेना। मैं जा रही हूँ। अब से ताशफीन को संभालना तुम्हारा काम है। तुम उसके साथ खुश रहना हमेशा, और उस पर यकीन करना। अगर मैं कुछ बन पाई तो वापस जरूर आऊंगी, और अगर नहीं बन पाई तो भी आ जाऊंगी, क्योंकि उसके बिना गुजारा नहीं है मेरा भी। चलो अब मैं चलती हूँ। वो कहकर बाहर जाने लगी, लेकिन जाते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। तनावुश उसके पीछे पीछे आ रही थी उसे रोकने के लिए। वो अचानक क्यों जा रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब अचानक उसने दरवाजा बंद किया। दरवाजा अचानक बंद होने की वजह से वो दरवाजे से टकराई थी, लेकिन मायरा महसूस किए बिना वहां से निकलती चली गई थी। लिफ्ट में दाखिल होते हुए उसे बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। वो मतलबी नहीं थी, वो अच्छी दोस्त थी। वो अपनी दोस्ती को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। वो तेजी से लिफ्ट से निकलते हुए आगे बढ़ रही थी जब सामने से आते आदमी से उसका जोरदार तसादुम हुआ। अंधे हो क्या? देखकर नहीं चल सकते? गम और गुस्से की हालत में उसने जानबूझकर उर्दू में कहा था, ताकि सामने खड़ा गोरा उसकी बात को ना समझ सके। लेकिन उसे देखते ही मायरा को एहसास हो गया था कि उसने गलत जगह गलत लाइन बोली थी। मेरे ख्याल में ये अल्फाज मेरे होने चाहिए, उसने गुस्से से घूरते हुए उसी के अंदाज में जवाब दिया, जबकि मायरा तो एक लम्हे के लिए उसे देखकर हैरान रह गई थी। इतनी बड़ी मूंछें, कहीं के गुंडे लगते हो, वो दिल में कहना चाहती थी, लेकिन गुस्से से वो अपने दिल की बातें शायद दिल में भी नहीं बोल पा रही थी। खुद को क्या एंजेलिना जोली समझ रही हो? वो हिसाब बेबाक करने वाले अंदाज में बोला। जाओ यार, अपना काम करो। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं मुंह लगने। वो तंग आकर बोली, 3 फुट की दूरी से मुंह कौन लगता है मैडम? खैर समझ सकता हूँ। तुम्हारे कपड़ों से अंदाजा हो रहा है कि तुम मेरे मुंह लगने की ख्वाहिशमंद हो। लेकिन मेरे पास अभी छुट्टा नहीं है, और तुम जैसों पर मैं अपनी हलाल कमाई बर्बाद नहीं करता।
सो मैं तुम्हारी ये थर्ड क्लास ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुम जैसियों के मुंह लगना पसंद नहीं करता। आप शक गायब करो, बल्कि मैं ही चला जाता हूँ। वो लम्हे में उसे अच्छा खासा जलील कर गया था। वो उसे उसके कपड़ों से जज कर गया था। वो उसे क्या समझ रहा था, उसे समझने में ज्यादा वक्त न लगा। वो मुझे कॉल गर्ल समझ रहा था। वो बेयकीनी से उस लिफ्ट को देख रही थी जहां से वो अभी अंदर दाखिल हुआ था। वो अभी अभी दरवाजा बंद करके आई थी। उसके सर पर हल्की सी चोट लगी थी। पता नहीं मायरा कहाँ गई थी। अचानक से क्या हुआ था जो वो घर छोड़कर चली गई। और ताशफीन कहाँ था? क्या वो जानता था कि मायरा घर छोड़ गई है? वो परेशान सी अपने सर पर हाथ रखे रूम में जाने लगी थी, जब फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। शायद वो आ गया था। वो वैसे भी उसे फोन करने लगी थी। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ आई, लेकिन सामने ताशफीन की जगह वारिक को देखकर हैरान रह गई। वारिक भाई, वो खुशी से चहकी थी, जबकि वो मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखता अंदर दाखिल हुआ था। कैसी है मेरी गुड़िया? और ये चोट कैसे लगी? वो परेशानी से उसके सर पर लगी चोट देखने लगा। अरे कुछ नहीं, बस पैर फिसल गया था। आप अंदर आइए ना प्लीज। दरवाजे पर क्यों रुक गए? वो उसके आने से बहुत खुश हो गई थी, जबकि वो जो उससे मिलकर वापस जाना चाहता था, अंदर आ गया। मैं चाय बनाती हूँ। रुक जाओ गुड़िया, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। मुझे जाना है अभी। 1 घंटे में मेरी मीटिंग है। सिर्फ तुम्हें देखने आया हूँ। तुम बताओ, खुश हो ना? और ताशफीन ठीक है ना तुम्हारे साथ? वो तुम्हें परेशान तो नहीं करता ना? और तुम घर पर फोन क्यों नहीं कर रही? बाबा बहुत परेशान है तुम्हें लेकर। वो उसे देखते हुए बोला। वो परेशान नहीं है वारिक भाई। अगर वो परेशान होते तो फोन करते ना। मैं कितने दिन से उनसे बात करना चाहती हूँ। उनका नंबर लगता है ना आपका? देखिए रोज कितनी बार फोन करती हूँ आपको। वो अपना फोन उसको दिखाती हुई बोली, जिसे उसने फौरन थाम लिया था। गुड़िया, नंबर तो यही है, लेकिन तुम्हारी कोई कॉल नहीं आई हमें। और तुम ताशफीन के फोन से बात कर सकती हो ना? खैर छोड़ो, तुम फोन को सर पर कुछ लगाओ। वो उसकी खून की लकीर देखकर परेशान हुआ था। 1 मिनट में आई, वो कहकर भागकर बेडरूम में गई थी, जबकि वो उसका फोन चेक कर रहा था। कल रात बाबा ने उसे बताया था कि ताशफीन ने उनके नंबर्स ब्लॉक कर दिए हैं। यकीनन ये काम भी उसी का था। वो फोन वापस रखता उसका इंतजार करने लगा। ये मायरा कौन है तनावुश? वो उसके बार बार मना करने के बावजूद भी उसके लिए चाय बनाने लगी, तो वो भी उसके साथ किचन में ही आ गया। आपको किसने बताया मायरा के बारे में? उसके सवाल ने उसे परेशान किया था। शुरू में तो ताशफीन ने बाबा को बताया था, और अब मेरे सुनने में आया है कि वो यहाँ इस घर में रहती है। वो उसे देखते हुए बोला, तो तनावुश भी समझ गई कि वो किसी भी बात से अनजान नहीं है, तो छुपाने का कोई फायदा नहीं। जी, वो यहीं पर रही थी, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, वो कहीं चली गई। वो काफी परेशान थी। मैंने पूछा भी, लेकिन ताशफीन से उसका क्या ताल्लुक है? क्या अब भी ताशफीन के साथ उसका वही ताल्लुक है जो तुम्हारे होने से पहले था? उसका अंदाज संजीदा था, जबकि वो बहुत कोशिश के बावजूद भी अपने आंसुओं को छुपा नहीं पाई थी। ताशफीन बहुत अच्छे हैं भाई। वो मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देते। वो मेरी हर जरूरत का ख्याल रखते हैं, मुझे अपने साथ बाहर लेकर जाते हैं, मुझे शॉपिंग भी करवाते हैं और मुझे कॉलेज में दाखिला दिलवाया। यहाँ तक कि अपना फोन भी लेकर दिया। लेकिन वो, उनकी मोहब्बत है। उसकी आवाज जैसे खाई से आई थी। हम, चाय बन गई। वो कप उठाकर होठों से लगा गया। बहुत गर्म। वो बोल ही रही थी कि वो कप से सिप लेता वापस रख गया। मैं कोशिश करूंगा जल्द आने की। अपना ख्याल रखना मेरा बच्चा। वो उसके सर पर हाथ रखता बाहर निकल गया था, जबकि वो अरे अरे ही करती रह गई। भाई, शाम तक मैं इस लड़की के बारे में कैसे पता करके बताऊंगा? शाम को तो आपको वापस जाना है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस वक्त वो कहाँ है और कैसे मिलेगी। डैनी परेशानी से कहने लगा। मुझे नहीं पता दानियाल, वो तुम्हें कहाँ से मिलेगी और तुम कैसे उसके बारे में पता करवाओगे?
बस मुझे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो भी 5 बजे से पहले। उसकी वजह से हमारी मासूम बहन अपनी जिंदगी ठीक से जी नहीं पा रही थी। तुम क्या चाहते हो कि ये लड़की सारी जिंदगी सौतन बनकर हमारी बहन के सर पर सवार रहे? तुमने नहीं देखी लेकिन मैंने देखी है उसकी हालत। उसकी आंखों में आंसू, वो रो रही थी इस लड़की की वजह से। तुम क्या चाहते हो हमारी बहन सारी जिंदगी रोती रहे? मुझे यकीन है जो ताशफीन के घर पर उसकी बीवी के होते हुए आकर रह सकती है, वो लड़की किसी भी हद तक जा सकती है। हो सकता है वो कल ताशफीन को मजबूर कर दे खुद से शादी पर। हम कुछ नहीं कर पाएंगे दानियाल, याद रखना। वो बहुत आगे तक सोच चुका था। नहीं भाई, अल्लाह ना करे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं शाम 5 बजे से पहले इस मायरा की सारी इंफॉर्मेशन निकाल कर आपको दूंगा। वो जज्बाती होते हुए बोला। फिर ठीक है, तुम शाम तक इस लड़की के बारे में पता करो। तब तक मैं अपनी मीटिंग खत्म कर लेता हूँ। फिर इस लड़की को ठिकाने लगाते हैं। वो कुछ सोचते हुए बोला। लेकिन भाई, हम इस लड़की के साथ करेंगे क्या? मेरा मतलब है, हम इस लड़की को एक अच्छी ऑफर देंगे ताशफीन की जिंदगी से निकलने के लिए। और तुम नहीं जानते, इन लड़कियों को ये चंद पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। हम उसे एक अच्छी अमाउंट देंगे ताकि ये अपने आप हमारे भाई की जिंदगी से दफा हो जाए। ग्रेट भाई, मुझे यकीन है वो लड़की पैसे के लिए कुछ भी करेगी। मैं उसके बारे में पता करवाता हूँ, आप तब तक सुकून से अपनी मीटिंग अटेंड कर लें। वो बस इतना कहकर अपने बाइक को किक मारता वहां से निकल चुका था, जबकि उसने बाबा को फोन लगाया था यहाँ के हालात बताने के लिए। वो तनावुश के फोन से ही समझ चुका था कि ताशफीन ने क्या किया है, लेकिन उसने तनावुश को नहीं बताया था क्योंकि वो उसे ताशफीन से बदशन नहीं करना चाहता था। तनावुश का कहना था कि ताशफीन उसके साथ बहुत अच्छा है। मतलब सिर्फ मायरा को अगर उनकी जिंदगी से निकाल दिया जाए तो उनकी जिंदगी खुशगवार हो सकती है, और वो ऐसा ही करने जा रहा था। वो लोकल ट्रेन पर सवार दूसरे शहर जाने वाली थी। 2 दिन के बाद एक मॉर्निंग शो के सिलसिले में एक बार फिर से ऑडिशन होने वाले थे। उसका इरादा वहां जाकर ऑडिशन देने का था। इस वक्त उसका सारा सामान उसके पास ही पड़ा हुआ था। जहन पर बहुत सारी सोचें सवार थीं। वो क्या करके आई थी? जो भी था, जैसा भी था, लोग कुछ भी कहें, लेकिन ताशफीन और उसका रिश्ता तो खराब नहीं हो सकता था। उसे ताशफीन को नाराज करके नहीं आना चाहिए था। वो कितना कुछ कर रहा था उसके लिए, और वो कितनी आसानी से हर चीज छोड़कर आ गई थी। वो बहुत गलत करके आई थी। उसे ताशफीन को अपने एतमाद में लेना चाहिए था। अगर वो खुद अपने बलबूते पर कुछ करना भी चाहती थी, तो भी वो ताशफीन को छोड़कर क्यों आई थी? वो उसका दोस्त था, उसका साथी था। वो उसे समझता था। वो गुस्से में गलत फैसला करके आई थी। वो गुस्से में जल्दबाजी का शिकार हो गई थी। उसने अपना फोन निकालते हुए ताशफीन को फोन करना चाहा था। उसका इरादा उसे बताने का था कि वो कुछ दिनों में वापस आ जाएगी, और ऑडिशन देकर वो उसे मनाना चाहती थी। जब अचानक कोई उसके पास आकर बैठा, और वो इतनी तेजी से बैठा था कि उसके हाथ से फोन गिर गया। उसने एक नजर अपने साथ बैठे लड़के को देखा, जो अपने चेहरे तक हुडी को नीचे किए हुए था, और फिर गुस्से से अपना फोन उठाने लगी। लेकिन इससे पहले ही उसने उसके बाजू पर किसी चीज को टच किया था। वो हैरानगी से देखने लगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें बंद होने लगी। शुक्र है ताशफीन, आप घर तो वापस आए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। कब से फोन कर रही हूँ आपको, लेकिन आप तो फोन ही नहीं उठा रहे। आपको पता है, मायरा जी अपना सारा सामान लेकर चली गई है यहाँ से। ताशफीन, वो जाते हुए बहुत ज्यादा परेशान थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वो क्यों चली गई हैं। और वो भी आपको बताए बिना। वो बहुत परेशानी से बता रही थी। वो दरवाजा बंद करते हुए सोफे पर बैठ गया। एक गिलास ठंडा पानी ले आओ। इससे पहले कि वो अपनी बात फिर से शुरू करती, ताशफीन ने कहा। उसकी बात सुनकर वो जल्दी से पानी लेने भागी थी, और किचन से पानी का गिलास भरकर वापस आकर उसे देते हुए वापस उसके नजदीक बैठ गई। ताशफीन ने उसके हाथ से गिलास लेते हुए एक ही सांस में पूरा गिलास खत्म करके वहां सामने टेबल पर रखा।
जब उसने दोबारा से बात शुरू की, ताशफीन, मायरा जाते हुए बहुत परेशान थी। आपको पता है वो मुझसे क्या कह रही थी? वो अभी बोल ही रही थी जब अचानक ताशफीन ने उसे खींचकर अपनी बाहों में लेते हुए उसके होठों पर अपने लब रखकर उसे खामोश करवा दिया। उसका हमला इतना बेसाख्ता था कि उसे संभलने का वक्त ही ना मिला, और अब वो एक एक सांस के लिए उसकी मोहताज हो गई थी। वो उसका दुपट्टा उससे अलग करते हुए उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाता, उसके बाल भी खोल चुका था। और इन सब चीजों में उसने अभी तक उसके होंठों से अपने होंठ नहीं हटाए थे। उसके होंठ आजाद करते हुए भी वो कितनी ही देर आंखें बंद करता उसकी खुशबू को महसूस करता रहा, जबकि वो बेबसी से उसकी पनाहों में पड़ी थी। उसकी कैद सख्त थी, वो यूं नहीं निकल सकती थी। मैंने भेज दिया उसको यहाँ से। वो फुसूल में यहाँ कितने दिन रह सकती थी? उसे जाना तो था ही, और वैसे भी हस्बैंड वाइफ में किसी तीसरे का क्या काम? इसीलिए उसे जाना पड़ा मेरी जान। वो उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए उसे बता रहा था। लेकिन क्यों? वो तो यहाँ रहने के लिए आई थी ना? वो उससे सवाल करने लगी। हाँ, वो यहाँ रहने के लिए आई थी, लेकिन सिर्फ कुछ दिन। अब वो अपनी बेहतरी हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकती है, और उसके यहाँ से जाने का फैसला कर लिया है तो मैं उसे क्यों रोकता? वो बिल्कुल रिलैक्स मूड में उसे बता रहा था, जबकि उसकी उंगलियां उसके डिंपल्स के साथ छेड़खानी कर रही थी। लेकिन यूं अचानक वो कैसे जा सकती हैं? वो अब तक अपनी बात पर कायम थी। कैसे जा सकती है का मतलब, अपने पैरों पर चलकर गई है। और अब तुम ये मायरा नामा बंद करना पसंद करोगी? मुझे और भी काम है। वो उसके बाल कानों के पीछे सुलझाते हुए रोमांटिक मूड में बोला। लेकिन मायरा, वो अब तक मायरा पर अटकी हुई थी। हर वक्त मायरा 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 नहीं सुन सकता मैं। चली गई है वो यहाँ से। अब उसे भूल जाओ, जाने दो। मेरे बारे में बात करो तुम, और मुझे अपनी बातें सुनाओ। उसके गिर्द अपनी बाहों के हिसार तंग करते हुए उसने उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब किया था। लेकिन वो कहाँ गई है और क्यों? उसका सवाल एक बार फिर से उसके होंठों में कैद हो गया था, लेकिन इस दफा उसका अंदाज शिद्दत से भरपूर था। वो शायद अब सचमुच में मायरा की बातों से तंग आ चुका था, या शायद वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। लेकिन उसकी बीवी बार बार सिर्फ उसी के बारे में बात कर रही थी, जिससे वो अच्छा खासा झुंझला गया था। यही वजह थी कि उसके अंदाज में शिद्दत थी। वो उसके होठों को चूमते हुए आहिस्ता से उसे अपनी बाहों में उठाता अपने बेडरूम में ले आया। और इस दफा उसका अंदाज ऐसा था कि खौफ की एक लहर उसकी रगों में सरायत कर गई थी। उसकी आंख खुली तो वो एक बंद कमरे में कैद थी, जहां कुछ भी नहीं था सिवाय दीवारों के, और सामने एक दरवाजा था। वो कहाँ पर थी, समझना बहुत मुश्किल था, लेकिन इतना वो समझ चुकी थी कि उसे अगवा कर लिया गया है। वो उठी और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। वो घबराहट का शिकार नहीं हो सकती थी। ये वक्त सोच समझकर कदम उठाने वाला था। ये लोग कोई भी हो सकते थे और कुछ भी डिमांड कर सकते थे, लेकिन फिर भी खौफ उसको सुकून नहीं लेने दे रहा था। उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। वो कैसे भी यहाँ से निकलना चाहती थी। दरवाजा खोलो प्लीज, कोई है यहाँ पर? खुदा के लिए दरवाजा खोलो, मुझे निकालो यहाँ से। कौन हो तुम लोग और क्यों लाए हो यहाँ मुझे? उसने कमरे के बाहर से आवाज सुनी थी। कोई तो था यहाँ, वो समझ चुकी थी। देखो प्लीज, दरवाजा खोलो। मैं बहुत अमीर नहीं हूँ, मेरे लिए तो कोई तुम लोगों को फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। वो ऊंची ऊंची आवाज में अंग्रेजी में बोल रही थी, लेकिन यहाँ इस तरह की बातें सुनने वाला था ही कौन? वो दरवाजा पीटते पीटते थक कर वहीं बैठ गई, लेकिन कोई भी उसके किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। वो उसे बेडरूम में लाता, अपने बेड पर लिटाते हुए उसके साथ ही अपनी जगह बनाता, उसे अपनी पनाहों में कैद कर गया था। मैं इस वक्त सुकून चाहता हूँ। मेरा दिमाग टेंशन से भरा हुआ है। इस वक्त मुझे सुकून सिर्फ तुम दे सकती हो। इसीलिए फजूल की कोई बात मत करना। आए मेरी बात समझ में? वो उसके मासूम से चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कह रहा था। आप खाना नहीं, बहुत फजूल बोलती हो। अभी मैंने मना किया ना कि कोई फजूल बात मत करना। वो उसके हाथों को अपनी कैद में लेते हुए बैग के साथ लगाता, उसके ऊपर अपना साया बनाने लगा।
वो कितनी ही देर उसकी आंखों में देखता रहा, फिर झुककर उसकी एक आंख को चूमा था, उसके नाक पर मुस्कुराया था। उसकी आंखें हमेशा भीगी भीगी रहती थी, और आंखों की नमी को अपने होठों पर महसूस करते हुए उसे सुकून मिला था। वो इसी अंदाज में उसकी दूसरी आंख को भी चूमता, उसके माथे से होठों के बीच अपने हाथ की उंगली से एक लकीर खींचते हुए उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले गया। इस दफा अंदाज में शिद्दत नहीं, चाहत थी, मोहब्बत थी, तलब थी। वो कितनी ही देर उसके होठों की नरमाहट को अपने होठों से महसूस करता रहा। अपने होठों की ख्वाहिश को पूरा करते हुए वो उसकी गर्दन पर झुका, और जा बजा अपने होठों का लमस छोड़ता चला गया। जब नजर उसकी गर्दन पर पड़ी जहां कल वाला निशान अब तक मौजूद था, उसके होठों पर जानदार मुस्कुराहट आ गई थी। ये उसकी मोहब्बत की पहली निशानी थी जो थोड़ी तकलीफदार थी। वो उसे अपने होठों से छूता, उसे सिसकने पर मजबूर कर गया। और फिर अब वो उसके दिल के मुकाम तक आया था। इस दिल में कितने सालों से मैं हुकूमत करता हूँ। वो उसके दिल के मुकाम पर उंगली रखता, पता नहीं कौन से सवाल जवाब पर उतर आया था। जवाब मेरी मर्जी का होना चाहिए। तुम्हें इनाम दूंगा। उसके होठों को अपने अंगूठे से छूते हुए उसने मुस्कुराकर पूछा था। अंदाज में शरारत थी। हमेशा से उसने आंखें बंद करते हुए सिर्फ लब हिलाए थे। उसे आवाज तो नहीं आई, लेकिन उसका जवाब उसे पसंद बहुत आया था। वेरी गुड, मैं यही जवाब सुनना चाहता था। उसके होठों को एक बार फिर से शिद्दत से चूमते हुए वो आहिस्ता से उसके सीने पर अपना सर रख दिया। जहां मैं हमेशा से हुकूमत करता हूँ, वहां तो हर धड़कन के साथ मेरा नाम भी धड़कता होगा। आज मैं ये नाम सुनना चाहता हूँ, और तुम डिस्टर्ब नहीं करोगी मुझे। और अगर तुमने डिस्टर्ब किया तो फिर मैं भूल जाऊंगा कि मैंने तुम्हें इस ताल्लुक में बांधने के लिए वक्त दिया है। वो सुकून से कहता अपनी आंखें मूंद गया था। ताशफीन, उसने धड़कते दिल के साथ उसका नाम पुकारा था। कहा ना कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं अपना नाम सुन रहा हूँ। वो एक बार फिर से उसके होठों पर अपनी उंगली रखता, उसे खामोश करवा गया था, जबकि उसकी धड़कनें बेतरतीब हो गई थी। और इन बेतरतीब धड़कनों में वो अपना नाम सुनता खुशी से सरशार हो चुका था। ये एहसास उसके लिए सुकून बख्श था, कि कोई उससे मोहब्बत करता है, कि कोई उसे अपना मानता है, किसी के लिए वो अहम है, बहुत अहम। वो उसका हाथ उठाते हुए अपने चेहरे पर रख चुका था। ना जाने क्यों उसके हाथ का नाजुक लमस उसे बेतहाशा पसंद था, और इस लमस को महसूस करना चाहता था। वो ना जाने कितनी देर यूं ही पड़ी रहती जब अचानक दरवाजा खुला। फिर सामने खड़े आदमी को देखकर उसके दिमाग ने तेजी से काम किया। वो उसे पहचान गई थी और गुस्से में उसकी तरफ आई थी। यू मूंछर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप करने की? तुमने मुझे अगवा किया है। तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। वो उसे नोचने को उसकी तरफ आई थी, लेकिन वो उसका हाथ पकड़कर जोर से पीछे की तरफ झटक चुका था कि वो दीवार के साथ जा लगी। अपनी हद में रहो लड़की। उनमें से नहीं हूँ जिनके साथ अपना वक्त रंगीन करती हो तुम, या जो तुम्हारे साथ अपने वक्त को खुशगवार बनाने आते हैं। वही सुलगती हुई बातें जो सुबह उसके मुंह से सुनी थी। बकवास बंद करो। ऐसी बातें करके मैं भी तुम्हें तुम्हारी औकात बता सकती हूँ, लेकिन वो क्या है ना कि मेरे माँ बाप ने मेरी परवरिश इतनी घटिया नहीं की। चटाक। वो ना जाने क्या क्या बोलने वाली थी जब वारिक के जोरदार तमाचे ने उसके मुंह को बंद कर दिया। मेरी तरबियत पर सवाल उठाने की हिम्मत मत करना, नीच औरत। बस मेरे सवाल का जवाब दो। तुम क्यों एक शादीशुदा आदमी की रखेल बनकर उसके घर पर रहती हो? उसका सुलगता हुआ सवाल उसे जिंदा जमीन में गाड़ गया था। उसे अपने दोस्त के लिए इस तरह के अल्फाज सुनने को मिलेंगे, वो कहाँ जानती थी। कल तक उनका अफेयर उन दोनों के लिए एक मजाक था, लेकिन आज उसके मुंह पर थप्पड़ की सूरत लग रहा था। कौन हो तुम? उसने अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए उससे पूछा। वारिक इब्राहिम, ताशफीन इब्राहिम का बड़ा भाई। अब मैं तुम्हें मजीद कुछ नहीं बताना चाहता। अपनी कीमत बताओ, क्या कीमत है तुम्हारी मेरे भाई की जिंदगी से दफा होने की? 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़। बताओ उसकी जिंदगी से दफा होने के लिए क्या लोगी? तुम होते कौन हो मेरी दोस्ती को पैसों में तोलने वाले? तुम्हें क्या लगता है हमारी दोस्ती पैसों की मोहताज है?
तुम्हारे पैसों पर मायरा थूकती भी नहीं। जाओ जाकर इन पैसों से किसी कोठे वाली की जिंदगी संवारो जो तुम्हारे साथ रंगरलियां मनाते होगी। मायरा खान तुम जैसी नीच नहीं है जो पैसों में अपनी दोस्ती को तोल दे। वो इतने गुस्से से फुनकारी थी कि वारिक का हाथ एक दफा फिर से उठा, लेकिन इस दफा फिजा में ही रह गया। अपने बाप की जागीर समझकर रखा है क्या जो तुम मारते जाओगे और मैं खामोशी से सहती जाऊंगी। अगर ताशफीन को पता चल गया ना कि तुम मुझे यहाँ अगवा करके लाए हो, तो मोहब्बत तो तुमसे वैसे भी नहीं करता। सारी जिंदगी शक्ल भी नहीं देखेगा तुम्हारी। बाप तो वैसे भी तड़प रहा है तुम लोगों का। वो एक लम्हे में उस पर ये जाहिर कर गई थी कि वो उनके निजी मामलात के बारे में भी सब कुछ जानती है। इससे पहले कि वो कुछ कहता, उसका फोन बजने लगा। वो अपना मोबाइल लिए तेजी से बाहर निकला था, जबकि मायरा दरवाजे तक उसके साथ आई थी। लेकिन दरवाजा उसने सख्ती से बंद कर दिया और वो पटक कर रह गई। आज मायरा ने उसे बहुत तकलीफ दी थी। क्या कुछ नहीं कर रहा था वो मायरा के लिए। कभी एक की मिन्नतें, कभी दूसरे की मिन्नतें, और मायरा कितनी आसानी से सब कुछ छोड़कर चली गई थी। सिर्फ लोगों की बातों में आकर, लोगों के कहने से कौन सा उनके रिश्ते पर कोई दाग लग जाता या फिर वो गलत हो जाते। वो सही थे तो दूसरों की परवाह क्यों करनी। लेकिन मायरा ने सब कुछ छोड़कर उसे बताया था कि उसके नजदीक लोगों की बातें अहमियत रखती हैं। उससे ज्यादा, उसकी दोस्ती से ज्यादा, वो लोगों की बातों से डरती है। मायरा ने आज पहली बार उसे तकलीफ पहुंचाई थी। उसकी वो दोस्त जो उसके हर दर्द में उसकी साथी थी, लोगों की बातों में आकर उसका साथ छोड़ गई थी। मायरा जहां भी जाए, उसकी दुआएं उसके साथ थीं। अल्लाह पाक कामयाबी उसके मुकद्दर में लिख दे। लेकिन उसने उसे तकलीफ पहुंचाई थी। वो इतनी आसानी से उसे माफ करने वाला नहीं था। वो उसके लिए इतना कुछ करना चाहता था। वो अपनी कामयाबी कभी उसके बिना ना मनाता, लेकिन वो खुद उसे छोड़कर चली गई थी। वो लड़की जो मायरा को बातें सुनाकर गई थी, वो भी फेल हो गई थी। उसे भी ये किरदार ना मिला था। और गुस्से में ताशफीन ने रोज से कहा था कि इस किरदार को फिल्म से काट दो। और रोज ने फौरन ही उसकी बात मानते हुए सारे ऑडिशंस कैंसिल करवा दिए थे। वो एक गैर जरूरी किरदार से ही सही, मगर मायरा को किसी ना किसी तरीके से किसी बड़े बैनर के नीचे से लॉन्च करना चाहता था। अगर वो यहाँ से लॉन्च हो जाती तो यकीनन उसे कोई ना कोई बड़ी फिल्म मिल जाती। मायरा अगर दूसरी दफा भी अपने डायलॉग भूल जाती तो वो उसे तीसरा मौका दिलवाता। अगर तीसरी दफा भूल जाती तो वो उसे चौथा मौका दिलवाता। लेकिन वो अपनी दोस्त को इस तरह से छोड़कर कभी ना जाता। वो उसकी कामयाबी के लिए रोज से बार बार मौका मांगता। वो बार बार उसके लिए कोशिश करता। लेकिन मायरा सिर्फ लोगों की बातों की वजह से उसे छोड़कर चली गई। और यही चीज उसे तकलीफ दे गई थी। आज मायरा उसे नहीं, बल्कि उसकी दोस्ती को छोड़कर गई थी। और अब उसे सच में उसकी परवाह नहीं थी। वो बहुत गुस्से में घर वापस आया था। अगर आज यहाँ उसकी बीवी ना होती, तो वो उसका ये नाजुक लम्स उसे नसीब न होता, तो यकीनन वो कुछ भी कर बैठता। वो गुस्से में अक्सर खुद को ही नुकसान पहुंचा जाता था। लेकिन आज उसका दर्द बांटने के लिए, उसकी तकलीफ दूर करने के लिए उसकी जीवन साथी उसके साथ थी। वो खामोशी से उसे अपने साथ लगाए कब से उसका चेहरा देख रहा था। वो बहुत मासूम थी, इतनी मासूम कि वो जब जब उसे देखता, उससे नए सिरे से मोहब्बत कर बैठता था। इतने थोड़े से अरसे में वो उसके इतने करीब आ चुकी थी। वो उसकी इतनी खास हो चुकी थी कि शायद अब उसके बिना वो सांस भी ना ले पाता। क्या मोहब्बत में कोई इतना खास हो जाता है कि उसके बिना इंसान अपने वजूद का तसव्वुर भी नहीं कर पाता। वो उसके होठों को नरमी से छूते हुए उसे सख्ती से अपनी पनाहों में कैद कर चुका था। वो जरा सा कसमसाई, लेकिन उसने उसे अपनी कैद से आजाद नहीं किया, क्योंकि वो चाहता था कि वो उसकी कैद की आदी हो जाए। वो चाहता था कि वो भी उसके बिना उतनी ही बेचैन रहे जितना वो रहता है। वो उससे मोहब्बत करती थी, ये बात तो वो समझ गया था। लेकिन वो उसे अपना आदी बनाना चाहता था। तुम्हें यकीन है वारिक, वो लड़की पैसे लेने के बाद हमारे ताशफीन का पीछा छोड़ देगी? क्या तुम गारंटी से कह सकते हो कि पैसे लेने के बाद ताशफीन से राबता खत्म कर देगी, या उससे मिलना बंद कर देगी? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला।
अगर वो ये जानकर कि ताशफीन एक शादीशुदा आदमी है, उसके घर पर उसकी बीवी की मौजूदगी में जाकर रह सकती है, तुम कैसे कह सकते हो कि वो सिर्फ पैसे से उसका पीछा छोड़ देगी? अगर अपनी बहन की शादीशुदा जिंदगी बचाने के लिए कुछ कर ही रहे हो ना, तो कुछ ऐसा करो कि वो लड़की कभी ताशफीन से वापस राबता ही ना कर सके। तुम इस लड़की को कोई ऐसी ऑफर दो कि वो ताशफीन को छोड़ने पर मजबूर हो जाए। वो खुद अब खुद हमारे ताशफीन की जिंदगी से निकल जाए। इब्राहिम साहब कुछ बड़ा सोच रहे थे, जबकि वारिक बहुत कोशिश के बावजूद भी ऐसा कुछ नहीं सोच पा रहा था जिससे वो लड़की हमेशा के लिए ताशफीन की जिंदगी से निकल जाए। तो बाबा, आप बताएं कि मैं क्या करूं? मेरे ख्याल में हमें उसे इस जगह से गायब करवा देना चाहिए। मैं उसे किसी और मुल्क में भेज देता हूं, और वहां पर उसकी लाइफ सेट कर देता हूं। हमें कम अज कम उसे इतना पैसा देना होगा कि वो कभी दोबारा ताशफीन की तरफ ना हो सके। तुम्हें लगता है कि वो पैसे के लिए कुछ कर रही है? नहीं वारिक, ताशफीन के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। वो खुद एक मामूली सी नौकरी करता है। तुम्हें लगता है कि वो ताशफीन के साथ उसके पैसे की वजह से है? मुझे नहीं लगता। वो किसी और चीज की वजह से ताशफीन के साथ है। उसे अंदाजा भी नहीं है कि ताशफीन के पास दौलत या जायदाद है, बाबा ने पुरसुकून अंदाज में बताया। वारिक को हैरत हुई। बाबा, अगर ऐसी बात है तो फिर भला वो उसके साथ क्यों है? कहीं वो सचमुच में ताशफीन से मोहब्बत तो नहीं करती? ये सोचते हुए उसके दिल को अजीब सा एहसास हुआ था। वो किसी की मोहब्बत में दीवार नहीं बन सकता था। अगर वो सच में एक दूसरे से मोहब्बत करते थे तो फिर दीवार तो तनावुश थी। मैं नहीं जानता, लेकिन ये मोहब्बत हो भी सकती है। इब्राहिम साहब काफी देर के बाद बोले। हाँ बाबा, हो सकता है वो सच में ताशफीन से मोहब्बत करती हो। लेकिन उसे ये हक किसने दिया? उसे एक शादीशुदा मर्द से मोहब्बत करने का हक हासिल नहीं है। और वो कहती है कि वो ताशफीन के बारे में सब कुछ जानती है। वो उसके ज़ाती मामलात से बाखबर है, तो उसे ये भी पता होगा कि ताशफीन का निकाह हो चुका है और उसकी बीवी उसके साथ उसके फ्लैट में रह रही है। तो फिर वो क्यों इन दोनों के बीच आ रही है? मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन इज्जत नफ्स भी तो कोई चीज है। क्या इस लड़की में इतनी अक्ल नहीं कि वो एक शादीशुदा आदमी का पीछा अपने आप छोड़ दे? वो क्यों वहां ताशफीन के घर में रहकर हमारी तनावुश को तकलीफ दे रही है? उसकी वजह से मैं अपनी बहन की आंखों में आंसू देख कर आया हूँ, और मैं अपनी बहन के एक एक आंसू का हिसाब लूंगा इस लड़की से। वो बेहद गुस्से से बोला था। तुम्हें जो भी करना है करो वारिक, लेकिन इस लड़की को तनावुश की जिंदगी से बहुत दूर कर दो। वो कभी जिंदगी में ताशफीन से राबता ना कर सके। हमारे बच्चों की खुशियों में बस यही एक दीवार है, इसे हटा दो। उसे इतना पैसा दो कि वो कभी ताशफीन की तरफ मुड़कर भी ना देखे। बाबा ने कहते हुए फोन बंद कर दिया था। अब आगे क्या करना था, ये जिम्मेदारी वारिक की थी। उसकी आंख आज फिर उसके फोन के अलार्म से खुली थी। वो झूठ बोलती थी कि अजान की आवाज के साथ उसकी आंख खुल जाती है। 2 दिन से उसकी आंख तो अजान की आवाज के साथ भी नहीं खुल रही थी। या शायद उसकी पनाहों में उसकी बीवी को भी उसके जैसा सुकून मिलता था। सॉरी जान, नमाज पहले तुम्हें उठना होगा। वो मुस्कुराते हुए उसके कान पर झुका था, लेकिन वो टस से मस ना हुई। उठो लड़की, नमाज पढ़ लो। वो उसके कंधे को हिलाते हुए बोला था। उसने नोट किया था कि नमाज के वक्त में अभी कम से कम कोई आधे घंटे का फर्क था। वो इतना जल्दी शायद अलार्म इसीलिए लगाती थी ताकि सही तरह से जाग सके। उसने तीसरी दफा उसके फोन पर अलार्म बंद करते हुए उसे जगाना चाहा था। जब वो करवट दूसरी तरफ फेर गई, उसका दूर होना उसे बुरा लगा था। वो उससे दूर क्यों जा रही थी? अगर उसका हाथ उसके गिर्द हमायल ना होता तो शायद वो उससे फासले पर हो चुकी होती। उसने एक झटके से उसे अपने करीब किया था। उसकी कमर उसके सीने से जा लगी थी। दूर जाए बिना भी तो नखरे दिखा सकती हो ना। वो उसकी गर्दन पर अपने लब रख देते हुए अपने दुश्मन जान को देखने लगा। उसका दीदार तो वो काफी दिन से करना चाहता था। आज तो वो उसे बिल्कुल बख्शने के मूड में नहीं था। अचानक उस पर झुकते हुए उसने अपने लब रख दिए थे। अंदाज में शिद्दत थी।
और वो जानता था ये बेहतरीन तरीका था अपनी जान को जगाने का। और ये बेहतरीन तरीका साबित भी हुआ था। उसकी शिद्दत सहते उसकी आंख जल्दी ही खुल गई थी और अब वो मुजामत करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। ताशफीन, प्लीज, दर्द हो रहा है, वो रूहानी आवाज में बोली थी। और मुझे गुस्सा आ रहा है इस पर। ये बहुत गलत जगह है। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये। वो मजीद शिद्दत दिखाते हुए उस पर अपने दांत गाड़ चुका था। और इस दफा वो सिसकी थी। आप बहुत बुरे हैं, बहुत जालिम हैं। वो उससे दूर होने की कोशिश में नाकाम होते हुए बोली। हाँ, और ये बहुत अच्छा है। जब से तुम मुझसे बचाने की कोशिश कर रही हो। वो एक झटके में उसे सीधा करता अपने बेहद नजदीक कर गया था। वो मासूम है, बेज़ुबान, कुछ समझने की सलाहियत नहीं रखता। लेकिन आप तो समझदार हैं ना? क्यों इस मासूम पर बेजा जुल्म करते हैं? वो सोचे समझे बिना बोल रही थी, और उसकी हिमायत में बोलना उसे जहर लग रहा था। तुम मेरे सामने मेरे दुश्मन के बारे में बात कर रही हो। वो मासूम है और मैं जल्लाद हूँ। वो गुस्से से उठकर बैठ गया और उसे भी एक झटके में बिठा चुका था। वो पहली बार उससे इस तरह लड़ने झगड़ने पर आई थी। वो भी उस दिल की वजह से जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। हाँ, आप जल्लाद हैं, बहुत जालिम हैं। आप अभी तक दर्द हो रहा है। वो बेसाख्ता ही अपनी गर्दन के पीछे हाथ रखते हुए बोली थी। उसे मत छुओ, मुझे जलन होती है। उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मासूमाना अंदाज में बोला। किससे जलन होती है? वो हैरत से आंखें खोले हुए पूछ रही थी। इसी, तुम्हारे इस दिल से। मुझे नहीं पसंद, और ऊपर से तुमने इसको। मैंने कुछ भी नहीं किया। ये अपने आप आए हैं मेरे जिस्म पर। और तुमने आने दिए। वो उसकी बात काटते हुए बोला। मुझसे पूछकर थोड़ी ना आए थे कि मैं कह देती कि भाई साहब आप ना आइए, मेरे शौहर को आपसे जलन होती है। वो उसकी अजीब व गरीब बातों को समझ नहीं पा रही थी कि वो एक दिल से जालिस था। अगर तुमसे पूछकर भी आते ना, तुम भी अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए कह देती एक यहाँ पर भी हो जाए तो कमाल हो जाए। वो उसकी आंख के ऊपर उंगली रखते हुए बोला। जब अगले ही लम्हे उसका चेहरा अपने करीब करके देखने लगा। यहाँ भी है। वो उसे घूरते हुए बोला। हाँ, बिल्कुल, जरा सा गौर से देखे तो नजर आएगा। वो किसी मुजरिम की तरह बोली। लेकिन वो मुस्कुराते हुए उसकी आंख पर अपने लब रखता उसे चूम गया था। ये मासूम है। शायद उसे वो पसंद आ गया था। तो वो बेचारा कौन सा एक शैतान है। उसने फिर से उसकी हिमायत में कुछ बोलना चाहा था जब उसने उसे गौर से देखा। वो मेरे होठों को तुम्हारे बदन की नरमाहट महसूस करने से रोकता है। उसने वजह दी थी। इतना छोटा सा। बस चुप। अब उसकी हिमायत में एक लफ्ज भी मत बोलना। बुरा लगता है मुझे, लेकिन ये मेरा फेवरेट है। वो उसके होंठ के ऊपर मौजूद तिल को अपने अंगूठे से छूते हुए बोला। ये क्या आसमान से उतरा है? वो घूरते हुए बोली। जैसा भी है, ये कमाल है। ये मेरा फेवरेट है। इसके खिलाफ मैं कुछ नहीं सुनूंगा। वो कहते हुए उसके होठों को एक ही लम्हे में 3-4 दफा चूम चुका था। और इस दफा उसका इरादा उसके होश ठिकाने लगाने का था जब अचानक एक दफा फिर से उसके मोबाइल में अलार्म बजने लगा। नमाज, उसने दांतों की नुमाइश करते हुए कहा। उसके मासूमाना अंदाज पर मुस्करा दिया। आप भी पढ़ेंगे ना? उसे पीछे होते देखकर उसने पूछा था। हाँ तो क्या, जन्नत में अकेले जाने का इरादा है? वो उठते हुए बोला, जिस पर उसने जोर शोर से नफी में सर हिलाया था। पहले बेवजह दिल पर बहस करके उसे बहुत मजा आ रहा था। और अब वो एक और टॉपिक छेड़ चुका था। उससे बातें करना, उसके साथ वक्त गुजारना, उसकी आवाज सुनना, और उसके साथ अपने रब के हुजूर सजदे में झुकना। इससे हसीन सुबह उसकी हो ही नहीं सकती थी। उसने मुस्कुराते हुए उसके सामने अपना हाथ फैलाया जिस पर उसने खुशी से अपना हाथ रख दिया था। खोलो दरवाजा, मुझे यहाँ से जाने दो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों मुझे यहाँ कैद करके रखा है? 2 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर गया था उसे यहाँ कैद हुए हुए, और वो उसे खोल ही नहीं रहा था। ना जाने वो उससे कौन सी दुश्मनी निभा रहा था। वो जानती थी कि ताशफीन की फैमिली इस बात से काफी ज्यादा नाराज है कि वो कोई गर्लफ्रेंड रखता है।
इसलिए ताशफीन ने सिर्फ अपनी शादी तोड़ने के लिए झूठ बोला था, और इस झूठ में उसने उसे भी शामिल किया था। कल तक वो सिर्फ एक मजाक था, लेकिन आज वो मजाक उसके गले पड़ गया था। उसे किसी भी तरह ताशफीन से राबता करना था, वरना बाद में ना जाने ये आदमी उसे कितना जलील करता। अभी तो वो आदमी ना जाने कहाँ चला गया था। वो ताशफीन का बड़ा भाई था। ये बात उसे आज ही पता चली थी, क्योंकि ताशफीन ने कभी उसे अपने बड़े भाई के बारे में कुछ नहीं बताया था। वो ये तो जानती थी कि उसकी फैमिली पाकिस्तान में है, जबकि उसकी मदर यहीं पर रहती है और अपनी शादीशुदा जिंदगी में मसरूफ है। उसका मोबाइल वहीं पर ट्रेन में गिर गया था, वरना वो किसी भी तरह ताशफीन से राबता कर लेती और उसे उसके भाई का ये कारनामा सुनाती। उसके बाद ताशफीन उसका क्या हाल करता है, ये तो वो खुद भी नहीं जानती थी। लेकिन वो ताशफीन से राबता कैसे करे, वो सोच सोचकर पागल हो रही थी। ये खाली कमरा उसको काटने को दौड़ रहा था। आप आज ऑफिस नहीं जाएंगे? वो पीछे से आता अचानक उसे अपनी बाहों में कैद करते हुए एक दफा फिर से उसके दिल की तलाश में नजर दौड़ाने लगा। जब उसने घबराकर सवाल किया, तुम मुझे ऑफिस क्यों भेजना चाहती हो? ताकि मेरे जाने के बाद अपने इस कातिलाना दिल पर गौर व फिक्र करके इसे और खूबसूरत बना सको, ताकि मैं फिर इस पर फ्लैट होकर इसको अपनी शिद्दत से महका दूं, और फिर तुम मुझे जालिम और जल्लाद के अलकाब से नवाजो। वो बहुत दूर तक की सोचे हुए था। उसने एक झटके से उसे सीधा करते हुए उसे अपने करीब किया था। वो बिना शर्ट पहने अभी अभी नहाकर आया था। उसके बालों से टपकता पानी उसके चेहरे को भी भिगो रहा था, जबकि उसकी इंतहाई कुर्बत पर उसका पूरा चेहरा लाल होने लगा था। वो उसकी बाहों में बुरी तरह से कैद, उसके सीने से लगी हुई थी। मुझे समझ में नहीं आता, आप इस दिल से नफरत करते हैं या वो आपको अच्छा लगता है? उसके सीने पर हाथ रखते हुए उसने उसे दूर करना चाहा था। हालांकि नजर दूसरी तरफ चूल्हे पर रखी अपनी चाय पर थी। तुमसे या तुम्हारी किसी चीज से मैं नफरत नहीं कर सकता, और ये तो तुम्हारे जिस्म का हिस्सा है। इससे नफरत करूंगा तो कहाँ जाऊंगा? बस डर है कि कहीं मुझे इससे तुमसे ज्यादा मोहब्बत ना हो जाए। ये मेरी रातों की नींद उड़ाने लगा है, मुझे सुकून नहीं लेने देता। मैं इसे फना कर दूंगा। धमकी में बेशुमार चाहत थी। आप ऑफिस जाए ना प्लीज। उसने एक बार फिर से पीछे की तरफ देखते हुए इल्तिजा की थी। जब उसने आगे हाथ बढ़ाकर चूल्हे का बटन बंद कर दिया, इस चाय के चक्कर में तुम्हारा ध्यान मुझसे हट रहा है, और यकीन मानो मुझे ये चीज बहुत बुरी लगती है। उसने उसका चेहरा थामते हुए अपने सामने किया था। अब तैयार। वो कुछ बोलना ही चाहती थी जब अचानक वो उसके होठों को अपनी कैद में ले गया। मेरी कुर्बत में रहकर तुम्हें एक फायदा होगा। इन होठों को कभी सुर्खी की कमी महसूस नहीं होगी। वो शिद्दत से कहते हुए एक बार फिर से उसके होठों को अपने होठों की कैद में ले गया। जब उसका फोन बजने लगा, शुक्र, उसने पीछे हटते हुए दिल में कहना चाहा था, लेकिन ना जाने कैसे उसकी आवाज तेज हो गई। वो उसे घूर कर रह गया, और उसकी घूरी बता रही थी कि वो उसे बख्शने वाला नहीं है। उसने दांत दिखाते हुए अपनी गलती का इजाला करना चाहा था, जबकि वो फोन अटेंड करता, मुंह पर धमकी आमेज अंदाज में हाथ फेरते हुए वहां से निकल गया। या अल्लाह जी, ऑफिस में किसी ने बुला लिया हो। इनका जाना बहुत जरूरी है और ये अभी निकल जाएं। उसने दोनों हाथ ऊपर करते हुए दुआ मांगी थी, जब अचानक उसे कल सुबह वाली दुआ याद आई। अल्लाह जी, क्या आपने कल मेरी दुआ को इतना सीरियस ले लिया कि मायरा को हम दोनों के बीच से निकालकर यहाँ से भेज दिया? क्या आपने मायरा को मेरी दुआ की वजह से यहाँ से भेजा है? वो आसमान की तरफ देखते हुए बोली। उसे गिल्ट सा महसूस हुआ था। या अल्लाह, वो जहाँ भी हो, आप उन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखिएगा और उनके लिए वो करें जो उनके हक में बेहतर हो। उसने दिल से उसके लिए दुआ की थी। कमरे का दरवाजा खुला और वो मगरूराना अंदाज में चलते हुए उसके सामने आया। मूंछड़ कहीं के, बस बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। अब मैं एक मिनट भी यहाँ नहीं रहूंगी। वो गुस्से से उसे धक्का देते हुए बाहर की तरफ जाने लगी थी, जब अचानक उसने उसका हाथ थामकर उसे पीछे दीवार के साथ पिन किया। यहाँ से तुम तब तक नहीं जा सकती जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि तुम मेरे भाई की जिंदगी में दोबारा नहीं आओगी।
क्यों नहीं जाऊंगी? मैं जाऊंगी और मैं उसे बताऊंगी तुम्हारे ये काले करतूत। मैं उसे बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, और फिर देखना वो तुम्हारे साथ क्या करता है। अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब ये बात सिर्फ ताशफीन तक नहीं जाएगी, बल्कि मैं पुलिस में जाऊंगी और तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करवाऊंगी। वो गुस्से से बेहाल होते हुए बोली थी। जब वो तंजिया अंदाज में मुस्कुराया, नहीं, न तो तुम ताशफीन के पास जाओगी और न ही तुम अब पुलिस के पास जाओगी, बल्कि अब तुम मेरे साथ पाकिस्तान चलोगी, क्योंकि अब ये मेरी जिद है कि मैं तुम्हें कभी जिंदगी में ताशफीन के सामने नहीं जाने दूंगा। और वारिक इब्राहिम अपनी जिद का कितना पक्का है, ये तुम्हें वक्त रहते एहसास हो जाएगा। तैयार हो जाओ, 15 मिनट में मौलवी साहब आने वाले हैं। हमारा निकाह होगा, क्योंकि तुम चाहे जो भी हो, लेकिन वारिक इब्राहिम कभी अपनी जात पर दाग नहीं लगने देगा। इसीलिए तुम जैसी घटिया लड़की को मैं अपने निकाह में ले रहा हूँ। तुम्हारी फैमिली तो है नहीं जिनकी मौजूदगी में निकाह होना जरूरी हो। तो मेरा कजन ब्रदर दानियाल तुम्हारे भाई का फरीजा सरंजाम देगा, या फिर ताशफीन को बुलाऊं तुम्हारे निकाहनामे पर वारिस की हैसियत से। तंजिया अंदाज में मुस्कुराया था। जब उसने अचानक उसके मुंह पर अपने हाथ को पूरी कुव्वत से मारना चाहा, लेकिन उसका हाथ बीच में ही वो अपनी सख्त पकड़ में ले गया। ऐसी कोई गलती मत करो जिसकी वजह से तुम्हें सारी जिंदगी पछताना पड़े। तुमसे निकाह का ना तो कोई शौक है और ना ही तुम जैसी घटिया और नीच किरदार की लड़की को मैं अपनी जिंदगी में शामिल कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ बात मेरे भाई बहन की खुशियों की है, और मैं उनकी खुशियों के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। वो एक झटके में उसका बाजू पीछे धकेलते हुए कमरे से निकल गया था, जबकि वो एक बार फिर से पूरी शिद्दत से दरवाजा बजाने लगी, लेकिन बेसुध। मैं ये निकाह नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे निकाह नहीं करूंगी। तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले? समझ क्या रखा है तुमने मुझे? ये मत सोचना मैं तुमसे हार जाऊंगी। मैं पुलिस में जाकर तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। तुम्हारी हालत ना बिगाड़ दी तो मेरा नाम भी मायरा खान नहीं। वो गुस्से से पागल हो रही थी जब डैनी दरवाजा खोलकर अंदर आया। भाभी जी, ये कपड़े पहन लीजिए, आपका निकाह है। मौलवी साहब बाहर आ चुके हैं। वो उसकी हालत से लुत्फ अंदोज हो रहा था। तुम वही हो ना जिसने ट्रेन में मुझे बेहोश किया था? वो उसे पहचान चुकी थी, जबकि डैनी कंधे उचकाकर हाँ में सर हिला गया, जैसे कोई फखरिया काम सरंजाम दिया हो। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। अब वो गुस्से से बिफरी शेरनी बनी उसकी तरफ बढ़ रही थी। भाभी जी, कपड़े बदल लीजिए, वरना मेरी जान का तो पता नहीं, लेकिन आपकी जान मुश्किल में जरूर आ जाएगी। ये कपड़े पहनाकर वारिक भाई तुम्हें बाहर नहीं ले जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ जो मेरे भाई बहन का घर बर्बाद करने वाली थी। तुम्हें तरस नहीं आया इस मासूम लड़की पर? कितनी प्यारी है वो, हर किसी से प्यार करती है, हर किसी से कितनी इज्जत व एहतराम से बात करती है, और तुम इनका घर बर्बाद करने वाली थी। उसे तनावुश का सोचकर इस लड़की पर और गुस्सा आया था। शट अप यू इडियट, मैं कुछ भी नहीं करने वाली थी। ताशफीन के साथ हमारा कोई अफेयर नहीं है। अगर यकीन ना आए तो उसे फोन करके पूछ लो। देखो प्लीज, मेरा यकीन करो, मेरा ताशफीन के साथ सिर्फ एक ताल्लुक है और वो दोस्ती का है। ताशफीन ने ये झूठ कहा था ताकि उसे तनावुश को अपने साथ यहाँ न लाना पड़े, लेकिन वहां जाकर सब कुछ उल्टा हो गया। देखो प्लीज, मेरी मदद करो। वो पागल आदमी सच में निकाह के चक्कर में पड़ गया है। उसने अपने दिमाग पर जोर डालकर यही सोचा था कि वो हकीकत ही बता देगी, ताशफीन के साथ जो भी होता है, लेकिन वो क्यों बेकार में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही थी, वो भी एक अनजान सन के आदमी के साथ। इस आदमी को अपने शौहर के रूप में सोचते हुए भी उसे चक्कर से आ रहे थे। ये ताशफीन के भाई थे। अगर इन लोगों ने ताशफीन को नहीं छोड़ा था तो वो तो फिर गैर थी। उसकी जिंदगी अजीर्ण हो जानी थी। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हारे भाई के साथ अफेयर नहीं चल रहा? वो एक लम्हे को रुककर उससे पूछने लगा। मायरा ने फौरन नफी में सर हिलाया था। कसम ले लो, मेरा कोई अफेयर नहीं है। हम सिर्फ दोस्त हैं, बल्कि हम बचपन के दोस्त हैं, हमेशा से साथ हैं,
और उसकी शादी के बारे में मैं हमेशा से जानती थी। हम दोनों का कोई अफेयर नहीं है, बस सिर्फ एक मजाक था ताकि ताशफीन तनावुश को तलाक देकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए। उसने सच बयान किया था। अगर ऐसी बात है तो तुम ताशफीन भाई के घर पर क्यों रह रही थी? वो सीने पर हाथ बांधे उससे सवाल करने लगा। क्योंकि मेरी मोटी वार्डन ने मुझे हॉस्टल से निकाल दिया था। तुम्हें क्या लगता है ताशफीन की बीवी उसकी गर्लफ्रेंड को घर के अंदर आने देगी? यार, मैं जानती हूँ तनावुश बहुत मासूम है, और बेशक वो ताशफीन की गर्लफ्रेंड की भी खिदमतें करने में लग जाएगी। लेकिन मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। यार, मैं सिर्फ उसकी दोस्त हूँ। मेरा और उसका ताल्लुक सिर्फ दोस्ती का है। प्लीज मेरी बात का यकीन करो। वो हाथ बांधते हुए बोली। अगर मैं तुम पर यकीन कर लूं, तो तुम कभी भाई से मिलने नहीं जाओगी ना? वो जैसे उसे उम्मीद दे रहा था। अरे यार, मेरी जान इस मूंछड़ से छुड़वा दो। मैं कभी जिंदगी में तुम्हारे भाई की शक्ल नहीं देखूंगी। उसने जज्बाती होकर कहा था। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। वो कहकर कमरे से बाहर निकल गया, जबकि वो एक उम्मीद के साथ उसे जाते हुए देख रही थी। आप सच में आज काम पर नहीं जाने वाले? वो नाश्ता बनाकर टेबल पर लगाती उसे बुलाने कमरे में आई, तो वो अब तक शर्ट के बिना बेड पर लेटा अपने फोन पर मसरूफ था। हाँ जानू, मैं सच में आज काम पर नहीं जा रहा, क्योंकि आज संडे है, और इत्तेफाक से संडे को मुझे भी छुट्टी हुआ करती है। वो प्यार से उसकी बात का जवाब देता, उठकर खड़ा होता, उसके करीब आने लगा। चलिए अच्छी बात है, संडे है, आपको भी रेस्ट करने का वक्त मिल जाएगा। आप नाश्ता कर लें और इसके बाद आराम से सो जाएं। उसने दांत दिखाते हुए उसे पूरे दिन की रूटीन बताई थी। इतनी खूबसूरत बीवी के होते हुए कौन कमबख्त सोता है? वो उसके करीब आते हुए उसकी कमर में हाथ डालता, उसे अपने करीब खींच चुका था। आप सो जाए ना, उसने मिन्नत भरे अंदाज में कहा, जिस पर उसने फौरन नफी में सर हिलाया था। तुम मुझे सुलाकर मुझे मजीद खुद से दूर करना चाहती हो। अगर तुम्हें याद हो तो मैं पहले ही तुमसे नाराज हूँ। उसने थोड़ी देर पहले वाली बात याद दिलाने की कोशिश की थी, जबकि वो आंखें बंद किए उसकी पनाहों में किसी कबूतर की तरह खड़ी थी। मैं मासूम हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, वो होंठ बाहर लटकाकर बोली थी, क्योंकि वो कुछ भी भूला नहीं था, और वो नादान समझती थी कि वो थोड़ी देर उसके सामने नहीं जाएगी तो सब कुछ भूल जाएगा। हाँ, तुमने कुछ नहीं किया, बस मेरे फोन आने पर मुझसे दूर जाने पर शुक्र अदा किया था। वो उसका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए ऊपर कर चुका था। उसकी गर्म सांसों से उसका चेहरा झुलसने लगा था। उसका आंच देता लहजा उसे बुरी तरह से नर्वस कर रहा था, जबकि वो अब आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे को अपनी उंगलियों की पोरों से छू रहा था। वो, हाँ, वो माँ, मैंने इसलिए शुक्र किया था कि कहीं चाय ना गिर जाए। उसने सूखे होठों पर जबान फेरते हुए बहाना सुनाया था। तुम्हारे पास टाइम है, तुम कोई और बहाना बनाओ। वो उसे मजीद अपने करीब करते हुए मौका दे रहा था। बहाना नहीं, मुझे आपको एक बात बतानी थी। आप शर्ट पहनकर आइए, बहुत जरूरी बात है। उसने अचानक कुछ याद आने पर कहा था। क्यों? शर्ट के साथ क्या मेरे कान जुड़े हैं जो बिना शर्ट के मुझे सुनाई नहीं देगा? वो उससे दूर होने के लिए परतोल रही थी। उसे अपने करीब घसीटकर वो उसे देखते हुए बोला, कान नहीं लगे तो क्या सारा दिन यूं ही नंगे घूमकर अपनी बॉडी की नुमाइश करेंगे? प्लीज पहन लीजिए शर्ट। किया जाएगा, उल्टा इस मासूम को आपकी बॉडी पर जेबतन होने का शर्फ हासिल हो जाएगा। वो खमदार पलकों की झालर उठाते इल्तिजाया लहजे में बोली, लेकिन उसका शर्माना घबराना उसे मजा दे रहा था। वेरी बैड बीवी, तुम्हें शौहर से ज्यादा इस शर्ट की परवाह है। वो गुस्से से देखते हुए बोला तो वो उसे देखकर रह गई। मतलब अब बेजान कपड़े से भी उसकी जेलसी शुरू होने वाली थी। मुझे ना कुछ जरूरी चीजें लेनी है। आप जल्दी से नाश्ता करें, हमें बाजार जाना है। शुक्र है आपको आज की छुट्टी है, वरना बहुत मुश्किल हो जाती। वो उसके हाथों का हिसार खोलते हुए बाहर निकल गई थी, जबकि वो तो उसकी जल्दबाजी को देखकर रह गया। वापस आओ मेरे पास, वो पीछे से हुक्म देते हुए बोला था, लेकिन उसने कान नहीं धरे। नहीं आना, हमें जाना है। जल्दी से नाश्ता करे ताशफीन। उफ,
कितने काम है मुझे, वो मसरूफ अंदाज में कहते बाहर निकल गई, जबकि वो तो उसके नखरे देखकर सच में हैरान रह गया था। दानियाल बाहर आया तो बाहर कोई 8-9 लोग बैठे हुए थे। ये सब लोग आज उसके निकाह के गवाह के तौर पर यहाँ आए थे। उसने इशारे से वारिक को बाहर बुलाया था। वो सब लोगों से एक्सक्यूज करते हुए एक तरफ आकर उसकी बात सुनने लगा। भाई, मुझे लगता है हमें गलतफहमी हुई है। इस लड़की का ताशफीन भाई के साथ कोई अफेयर नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ उनकी दोस्त है। और ये कह रही है कि अगर इसे यहाँ से जाने दिया जाए तो वो कभी ताशफीन भाई से मिलने नहीं जाएगी। मेरे ख्याल में आपको भी कोई ज़रूरत नहीं है इस फजूल लड़की के साथ अपनी ज़िंदगी पर कोई रिस्क लेने की। इसे दफ़ा करें। मुझे नहीं लगता कि ये ताशफीन भाई से मिलेगी। ये अभी से काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो गई है, और इसका कोई अफेयर भी नहीं है। हमें गलतफहमी हुई है, डैनी ने उसे समझाते हुए कहा था, जबकि वो उसकी बातों पर मुस्करा रहा था। इतनी जल्दी उसने तुम्हें शीशे में उतार लिया दानियाल। तुम सचमुच में बच्चे हो। तुम्हें लगता है कि ये लड़की सच बोल रही है। तुम इसकी किसी एक बात पर भी यकीन कैसे कर सकते हो? उसने कह दिया कि वो ताशफीन की गर्लफ्रेंड नहीं है, तुमने मान लिया। तो हुए ना तुम बेवकूफ। झूठ बोल रही है ये लड़की यहाँ से जाने के लिए। और यहाँ से तो मैं इसे जाने नहीं दूंगा। अब तो ये पाकिस्तान ही जाएगी मेरे साथ। वो उसे देखते हुए बोला तो डैनी ने कुछ कहना चाहा जब मौलवी साहब उनके पास आकर, जनाब, निकाह की रस्म अदा कीजिए। मुझे एक और जगह भी निकाह पढ़वाने जाना है। मौलवी साहब के अल्फाज पर वो हाँ में सर हिलाकर खुद मायरा वाले कमरे की तरफ जाने लगा था, जबकि डैनी मेहमान वाले कमरे में आ गया। तुमने लेना क्या था लड़की, बताओ मुझे। वो तकरीबन आधे घंटे से कभी इधर और कभी उधर हो रहे थे। उसने सिर्फ चंद एक सब्जियों के अलावा और कुछ भी नहीं खरीदा था। बहुत कुछ खरीदना था। घर का सामान खत्म हो रहा था, तो वही सब लेना था। उसने कोशिश तो बहुत की थी कोई बहाना बनाने के लिए, लेकिन वक्त पर कुछ सहन में ही नहीं आ रहा था। ये सारा सामान जो तुमने खरीदा है ना जान, वो मैं परसों शाम को लेकर आया था। उसने याद कराया। हाँ, वो खत्म हो गया। उसने यकीन दिलाने वाले अंदाज में कहा था। बड़ी जल्दी खत्म हो गया। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो उसे घूरते हुए बोला। झूठ बोलते हुए उसके माथे पर पसीना आ जाता था। और यहाँ तो वो उसकी चोरी भी पकड़ चुका था। अभी आते हुए ही तो उसने सारा सामान चेक किया था। मैं झूठ बोल रही हूँ। उसने होंठ लटकाकर एतराफे जुर्म किया। मुझे पता है जान, वो सर हिलाकर बोला। वो ना, मेरा दिल कर रहा था घूमने फिरने को। उसने प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा था। और यहाँ वो पिघल गया। हाँ, तो तुम्हारा घूमने फिरने को दिल कर रहा था, तो हम दोनों खूब घूम फिरकर शाम को घर वापस जाएंगे। लेकिन ये जो इतने दांत निकाल रही हो ना, ये बंद करो। ये डिंपल्स तुम मुझे रात को बेडरूम में दिखा सकती हो। मैं इनाम दूंगा। वो उसे टोकते हुए बोला तो उसने मुंह बना लिया। क्या मतलब? अब मैं हंस भी नहीं सकती। वो रूहानी हुई थी। यार, तुम्हारे ये दिलकश डिंपल्स देख कर ना, हर कोई तुम्हारे चेहरे की तरफ देखेगा, और फिर मुझे जलन होगी। वो उसकी बात काटते हुए बोली, जिस पर उसने आंखों को हल्की सी जमश दी थी। बहुत ही जालिम इंसान है आप। आप मेरी हंसी पर पाबंदियां लगाते हैं। वो मुंह लटकाए बोली थी। उसके ये मासूमाना नखरे उसके दिल के सारे तार छेड़ चुके थे। अच्छा ठीक है यार, हंसो जितना हंसना चाहती हो। उसने खुली इजाजत दी थी। लोग देखेंगे तो, वो सवालिया अंदाज में बोली। लोग देखेंगे तो तुम्हारा शौहर लोगों को देख लेगा। वो अपने कसरती बाजू के फूले हुए डोले पर इशारा करते हुए बोला तो उसको हंसी आ गई। जबकि वो उसकी हंसी को निसार होने वाले अंदाज में देखता, उसके डिंपल पर अपने लब रख गया। अल्लाह अल्लाह ताशफीन, कुछ तो शर्म करें। वो आगे पीछे देखते शर्म से डूब मरने को थी। अल्लाह अल्लाह ताशफीन की बीवी। ताशफीन बहुत बेशर्म है। वो उसी के अंदाज में शरारत से भरपूर लहजे में बोला। क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? जब मैंने तुम्हें कह दिया कि तुम्हारी यहाँ कोई भी बात नहीं मानने वाला, तो क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? वो कमरे में दाखिल होता फिर से अपने अजली मगरूर अंदाज में बोला था।
और वो जो कब से डैनी के आने का इंतजार कर रही थी, उसकी शक्ल देखते ही मुंह बना गई। देखो, मैं तुम्हारे मुंह लगने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और मेरा दिमाग खराब करने की भी जरूरत नहीं है। मेरी बात इस छोटे वाले लड़के से हो चुकी है, और वो तुम्हें सारी बात समझा देगा। वो उसके मुंह बिल्कुल भी नहीं लगना चाहती थी, इसलिए उसे घूरते हुए बोली, हाँ, उसने मुझे सारी बात समझा दी है, और तुम फिक्र मत करो। यहाँ पर यही ड्रेस पहन लो। वहाँ पर जाकर तुम्हारे लिए बेहतरीन वेडिंग ड्रेस का इंतजाम कर लूंगा। वो साइड पर रखा हुआ सादा सा ड्रेस उसकी तरफ उछालते हुए बोला तो वो उसे घूरकर रह गई। क्या मतलब है तुम्हारी इस बकवास का? मैं ड्रेस की नहीं, इस निकाह की बात कर रही हूँ। क्या तुम्हें उसने कुछ बताया नहीं? वो हैरान सी उसे देखने लगी थी। जिस तरह से वो छोटा वाला लड़का यहाँ से बाहर निकला था, उसे यकीन था वो उसे पूरी बात समझा चुका होगा। हाँ, उसने मुझे बताया कि तुम्हें ये ड्रेस कुछ खास पसंद नहीं आ रहा, और तुम इसे पहनने पर इनकार कर रही हो। तो मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ। तुम्हें शादी के जोड़े के लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें तुम्हारा दूल्हा ही पसंद का नहीं मिल रहा, तो शादी का जोड़ा अपनी पसंद का पहनकर क्या करोगी? उसके चेहरे पर बहुत सख्ती थी। वो समझ नहीं पा रही थी वो मजाक कर रहा है या सीरियस है। ये निकाह सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। ज्यादा गहराई में जाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, और न ही मैं तुम्हारे नखरे उठाने का कोई इरादा रखता हूँ। ये निकाह सिर्फ कुछ वक्त के लिए है। जब मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम मेरे भाई की जिंदगी की तरफ दोबारा रुख नहीं करोगी, मैं तुम्हें खुद तलाक देकर अपनी जिंदगी से दफा कर दूंगा। सारी जिंदगी का ये तौक अपने गले में भी नहीं लटकाने वाला। इसीलिए तुम्हारे हक में बेहतर यही होगा कि इन कपड़ों को पहन लो, क्योंकि तुम्हारी इस बेहुदा ड्रेसिंग में मैं तुम्हें बाहर मौलवी साहब और बाकी लोगों के सामने नहीं ले जा सकता। चेंज करो ये कपड़े, वरना 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 क्या करोगे तुम? वो गुस्से से उसके रूबरू खड़ी उससे पूछ रही थी, जब अचानक उसने अपनी जेब से गन निकालते हुए उसके माथे पर रख दी। वो हैरत और बेयकीनी से पूरी आंखें खोले उसे देख रही थी। वरना ये कि अगर तुमने एक लफ्ज और बकवास की तो वरना करने के लायक नहीं रहोगी। उसके माथे पर पिस्तौल रखते हुए वो उसे डरा रहा था, और यहाँ मायरा की बोलती बंद हो गई। कुछ और कहना पसंद करोगी तुम? वो बंदूक उसके माथे पर रखते हुए मुस्कुराकर बोला। अंदाज बहुत दिलकश था इस साइको का, लेकिन मायरा को उससे नफरत महसूस हो रही थी, जबकि खौफ से वो कुछ भी नहीं बोल पाई थी। उसे अपनी जान बहुत अजीज थी। जल्दी कपड़े पहनो अगर अपनी जान चाहती हो तो। वैसे भी जीना तो मैं तुम्हारा हराम कर दूंगा। तुम्हारे लिए यही बेहतर है, अभी मर जाओ मेरे हाथों से। वो बहुत सुकून से बात कर रहा था, जैसे कोई डील कर रहा हो उसके साथ। पहनती हूँ कपड़े, उसने अटकी हुई सांस के साथ कहा तो वो हाँ में सर हिलाता बाहर जाने लगा। जब अचानक पैरों के बल मुड़ते हुए वापस आया, उसकी पिस्तौल उसकी तरफ थी, जिसे देखते हुए उसकी सांसें फिर से रुक रही थी। कोई होशियारी मत करना। ये जो बाहर लोग हमारे निकाह में शामिल हुए हैं गवाह के तौर पर, वो सब लोग मेरे बॉडीगार्ड, ड्राइवर और मुलाजिम हैं। और वो मौलवी भी मैं यहाँ लेकर आया हूँ। तो तुम्हारी कोई भी होशियारी उनके सामने नहीं चलने वाली। तो अपने दिमाग को ज्यादा इस्तेमाल भी मत करना। कबूल है बोलकर निकाहनामे पर साइन कर देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। वरना तुम जानती हो कि। वो एक बार फिर से बंदूक उसके सर पर रखते हुए बोला। जब जान पर बनती है तो सारी अकड़, सारे कसर निकल जाते हैं। कुछ ऐसा ही हाल इस वक्त मायरा का भी था। उसने किसी रोबोट की तरह हाँ में सर हिलाया था, जबकि वो कमरे से बाहर निकल गया। मायरा खान वालिद अकबर खान, आपका निकाह वारिक इब्राहिम वलद इब्राहिम मुस्तफ़ा के साथ किया जा रहा है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब उसके सामने बैठे सवाल कर रहे थे, जबकि वो अपना चेहरा दुपट्टे में छुपाए खुद को एक अनचाहा रिश्ता कबूल करने के लिए तैयार कर रही थी। निकाह की अहमियत से वो नावाकिफ नहीं थी। वो नहीं जानती थी ये शख्स उसके साथ क्या सलूक करेगा। वो इस निकाह में अपनी रजामंदी शामिल ना करके खुद को खुदा की नज़र में गुनाहगार नहीं कर सकती थी।
लेकिन वो इस आदमी का साथ कैसे कबूल करती है जिसे ठीक से जानती ही नहीं थी। वो काफी देर उसके जवाब का इंतजार करता रहा। जब वो कुछ भी नहीं बोली तो उसने जरा सा अपनी टांग उसकी टांग पर मारी थी। कबूल है। उसने अब महसूस किया था कि उसके साथ बैठा शख्स वही है, जबकि दूसरी तरफ डैनी बैठा था जैसे वो भाग जाएगी। सवाल फिर से किया गया, और इस दफा भी उसका जवाब यही था। इनकार वो कर नहीं सकती थी क्योंकि उसे अपनी जान बहुत प्यारी थी। वो अपने दिल से एक लम्हे के लिए इस सिचुएशन को भुलाकर दिल से इस निकाह को कबूल कर रही थी। कहते हैं निकाह के वक्त जो भी दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। या अल्लाह, मैं आपकी रजा के लिए इस निकाह को कबूल कर रही हूँ, सिर्फ इस आज़म के साथ कि मैं इस आदमी सारी जिंदगी, बल्कि नहीं, सारी जिंदगी नहीं, जब तक मैं इसके निकाह में रहूंगी, इसे सुकून का सांस नहीं लेने दूंगी। ये निकाह तुमने मुझसे मेरी जिंदगी हराम करने के लिए लिया है ना? और अगर मैंने तुम्हारी जिंदगी हराम ना कर दी तो मेरा नाम भी मायरा नहीं। निकाह को कबूल करते हुए वो अपनी ही सोचों में मसरूफ थी। जब मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हुआ। मुबारक हो वारिक साहब, अब से ये बच्ची आपकी अज़वाजियत में आ चुकी है। अल्लाह आप दोनों का साथ नेक करे। अब मुझे इजाजत दीजिए। वो उठते हुए बोले तो वो भी उनके साथ ही उठ खड़ा हुआ। बल्कि सारे लोग ही उठ गए थे। सिर्फ वही बैठी हुई थी, जैसे यहाँ से ना उठने का इरादा कर लिया हो। वारिक ने एक नजर मुड़कर उसे देखा। उस वक्त सादे से सूट पर वो भारी दुपट्टा लिए बैठी थी। जिस तरह का लिबास उसने पहले जेब तन कर रखा था, उसके साथ तो वो उसे अपने निकाह में शामिल नहीं कर सकता था, और ना ही वो अपनी होने वाली बीवी को उस घटिया लिबास में अपने मुलाजिमों और बाकी लोगों के बीच ला सकता था। उसने किसी को कुछ नहीं बताया था, बस यही कहा था कि उसे लड़की पसंद आ गई है और वो अभी इसी वक्त निकाह करना चाहता है। इस लड़की को बता दो जाकर कि हम थोड़ी देर में पाकिस्तान के लिए निकलने वाले हैं। वो कहकर बाहर निकल गया, जबकि दानियाल हाँ में सर हिलाता उसकी तरफ आया था। इससे बेहतर था कि हम बाइक साथ ले आते। अब देख रही हो ना तुम्हारी पैदल चलने की जिद का नतीजा। कितने दूर तक चलकर जाना पड़ रहा है। वो उसके साथ चलते हुए बोल रहा था। हाँ तो पैदल चलने में भी अपना ही मजा है। हर वक्त मोटरसाइकिल पर सवार रहकर पता नहीं आपको कौन सा सुकून मिलता है। बल्कि मुझे तो लगता है कि आप सिर्फ मुझे डराने के लिए मोटरसाइकिल पर ले जाते हो। आपको पता है ताशफीन, मैं तो कभी जिंदगी में बाइक पर नहीं बैठी हूँ। वारिक भाई मुझे अक्सर ऑफर करते थे बाइक पर बैठने की, लेकिन मैं हमेशा इनकार कर देती थी। और अहमद ने तो मुझे जबरदस्ती बिठाने की कोशिश की थी, और ताया अब्बू से डांट भी खाई थी। मैं तो बाइक पर बिल्कुल भी सफर नहीं कर सकती थी। हमेशा ताया अब्बू या वारिक भाई के साथ गाड़ी पर ही जाती थी। हाँ जानू, तुम्हारे ताया अब्बू की तरह लंबी लंबी गाड़ियां तो हैं नहीं मेरे पास। इसीलिए सवारी के तौर पर सिर्फ बाइक ही है जिस पर तुम्हें गुजारा करना होगा। वो उसकी बात काटते हुए बोला। यकीनन ताया अब्बू और उनकी फैमिली की बातें उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। वो सब कुछ भी तो आपका ही है ना। ताया अब्बू की हर चीज पर हम सबसे ज्यादा आपका हक है। उसने उसका दिल उनकी तरफ से साफ करना चाहा था। हाँ डार्लिंग, जो हक है वो तो लेने वाला हूँ मैं उनसे। पहले हक मांगा था तो उन्होंने तुमसे शादी की शर्त रख दी। हालांकि उन्हें मेरा सब कुछ मुझे यूं ही दे देना चाहिए था, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ ये भी उनका एहसान है। अगर वो ये शर्त ना रखते तो तुम मेरे पास कैसे आती। सिर्फ इसी बात पर वो मुझे पसंद हैं, कि उनकी इस शर्त की वजह से तुम मुझे मिली हो, वरना मुझे वहाँ कोई भी अच्छा नहीं लगता। वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे अपने करीब कर चुका था, जब अचानक कुछ अंग्रेज उनके करीब से गुजरने लगे। उसने लम्हे की ताखीर ना करते हुए उसे अपनी दूसरी साइड कर लिया था। उसका ये अमल इतना बेसाख्ता था कि वो घबराकर दूसरी तरफ हुई। वो 4 से 5 अंग्रेज एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़कर चल रहे थे जैसे कभी अलग ही नहीं होंगे। अगर वो उस तरफ करता तो वो उससे जरूर टकरा जाते। उसके सीने पर हाथ रखते हुए वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। उसका साथ बहुत था उसके लिए। वो खुदा से उसके अलावा और कुछ नहीं मांगती थी। देखो, बात सिर्फ निकाह की हुई थी।
तुमने साथ ले जाने वाली कोई बात नहीं की थी। मैं पाकिस्तान हरगिज नहीं जाना चाहती हूँ। और तुम इस मामले में जबरदस्ती नहीं करोगे। और वैसे भी इस तरह से तुम मुझे साथ लेकर नहीं जा सकते। मेरा पासपोर्ट, वीजा, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास हर चीज मौजूद है। तुम्हारे बैग में सब कुछ होगा। लेकिन पासपोर्ट वीजे की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास प्राइवेट कॉप्टर है। यानी प्राइवेट जेट है। और हम उसमें जाने वाले हैं। वो उसकी बात काट कर कहता बाहर निकलने लगा था। जबकि उसे बाहर चलने के लिए कह रहा था। वो दरवाजे तक आई तो डैनी खड़ा मुस्कुरा रहा था। एक नंबर के कमीने इंसान हो। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। यहाँ अंदर कुछ और बोलकर गए और वहां जाकर बदल गए। तुम्हें बख्शने वाली नहीं हूँ। याद रखना। जब बाहर निकलते हुए उसे धमकी देने लगी। अजीब सी शादी थी उसकी। ना उसे हंसी आ रही थी और ना ही रोना आ रहा था। उसके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी लेकिन उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं थे। ना जाने क्यों कुछ भी गलत या अजीब नहीं लग रहा था। हालांकि उसके साथ गलत हुआ था। उसके साथ बहुत गलत हुआ था। एक अनजान आदमी बिना जान पहचान के हमेशा के लिए उसके सर पर मुसल्लत हो गया था जिसे वो जानती तक नहीं थी। वो उसके निकाह में आ गई थी। एक ही दिन में 2 नाखुशगवार मुलाकातों के बाद वो उसे अपने निकाह में ले चुका था। उसे रोना चाहिए था, बल्कि रो रो कर आसमान सर पर उठा लेना चाहिए था। लेकिन उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था। ना जाने क्यों इस मामले में वो बहुत गरीब थी। चाहे उसके ऊपर से ट्रक भी गुजर जाए, उसे रोना नहीं आता था। इमोशनल होना किसे कहते हैं, वो जानती तक नहीं थी। शायद कभी किसी ने आंसू नहीं पोंछे थे। इसीलिए आंसुओं का जायका चखने से भी अनजान ही रही थी। भाभी जी, सांप सूंघ गया है या स्टैच्यू बनकर खड़े रहने की बुरी आदत है। खैर, भाई सारी आदतें निकाल देंगे। आप जैसों को सीधा करना उन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है। अब मेहरबानी फरमा कर बाहर तशरीफ ले आइए, क्योंकि भाई को आज की तारीख में पाकिस्तान वापस पहुंचना है। वो बहुत अहम काम छोड़कर आए हुए हैं। डैनी का अंदाज बहुत तंजिया था। उसका दिल चाहा कि उसके मुंह पर 2 थप्पड़ लगाकर लम्हे में सीधा कर दे। लेकिन क्या फायदा, ये तो था ही अपने भाई का चमचा। असल मुसीबत तो वो था जो अचानक उसके गले पड़ा था। ताशफीन इब्राहिम, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी ने ये मोड़ लिया है। मैं तुम्हें बख्शने वाली नहीं। ये आदमी चाहता है कि मैं कभी तुम्हारी जिंदगी में ना आऊं। जबकि मेरी जिंदगी में जो तुम्हारी वजह से हुआ है, उसके बाद तो मैं खुद भी कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। मेरी तरफ से जहन्नम में जाओ। गलती की मैंने तुम्हारा साथ देकर। लेकिन छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। मैं जानती हूँ तुमने मुझे बहुत बद्दुआएं दी हैं। इसीलिए ये पहलवान मेरी जिंदगी में आया है। लेकिन मैं भी मायरा खान हूँ। इससे पीछा छुड़ा ही लूंगी। लेकिन छोड़ूंगी मैं तुम्हें भी नहीं। याद रखना। बाहर निकलते हुए डैनी और वारिक दोनों से ज्यादा वो ताशफीन को कोस रही थी। चलो बाकी का संडे हम दोनों मिलकर कोई अच्छी सी फिल्म देखकर गुजारते हैं। वो डिनर करके उसे वापस घर में लाते हुए कहने लगा। दरवाजा बंद करके वो सोफे की तरफ बढ़ रहा था जहां सारा सामान एक तरफ रखकर तनावुश बैठी थी। मैं फिल्म तो नहीं देखती, लेकिन आपकी मर्जी। जो भी लगा लें, उसने मुस्कुराकर कहा था। मैं अपनी मर्जी करने पर आया तो बहुत पछताओगी तुम। वो उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला तो उसके गाल दहकने लगे। मैं फिल्म की बात कर रही हूँ। उसने जरा सा फासला बनाते हुए खुद को उससे थोड़ा दूर किया था। और मैं हमारी बात कर रहा हूँ। वो मजीद उसकी तरफ झुका तो उसने रिमोट कंट्रोल उसकी तरफ बढ़ा दिया। लेकिन मैं फिल्म की ही बात कर रही हूँ और मुझे फिल्म ही देखनी है। उसने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। क्या करोगी फिल्म देखकर? बच्चे बिगड़ जाते हैं ताशफीन। रिमोट एक तरफ रखते हुए जैसे उसे बहुत अहम बात बता रहा था। मैं बिगड़ना चाहती हूँ, उसने अलानिया कहा था। बहुत गलत बात है। वो समझाने वाले अंदाज में करीब हुआ जब उसने खुद ही रिमोट उठाकर बटन प्रेस करके टीवी ऑन कर दिया। मुझे आपकी सही गलत कोई बात नहीं सुननी। फिल्म देखनी है और अब आप मुझे तंग नहीं करेंगे। वो उसे घूरते हुए फिल्म लगाने लगी तो वो भी मुस्कुराकर टीवी की तरफ मुतवज्जे हुआ जहां वो कोई भी फिल्म चैनल ढूंढ नहीं पा रही थी।
मुझे उर्दू और हिंदी फिल्म्स पसंद नहीं हैं। वो उसके कान में गुनगुनाया था। मुझे भी नहीं पसंद। वो भी उसी के अंदाज में बोली थी। हालांकि वो ये कहना चाहती थी कि उसे कोई फिल्म पसंद नहीं। मीन्स तुम भी सिर्फ इंग्लिश में देखती हो। वो मुतासिर होने वाले अंदाज में उसके हाथ से रिमोट लेकर सामने फिल्म की तरफ इशारा करने लगा। इस फिल्म की स्टोरी अच्छी है। ये देखते हैं, मजा आएगा। काफी रोमांटिक भी है। उसके कंधे पर हाथ फैलाता, उसे अपने करीब करते हुए बोला तो वो भी उसके बाजू पर सर रखती फिल्म देखने लगी थी। तनावुश दुआ कर रही थी कि बस उसे इस फिल्म की समझ आ जाए, क्योंकि कभी कभार ताई अम्मी के छोटे बच्चों के साथ फिल्म देखते वक्त वो कंफ्यूज हो जाती थी कि फिल्म का सीन कब बदला और कब क्या हुआ। उसे कहानी समझने में बहुत वक्त लग जाता था, क्योंकि हर कहानी कार्टून की तरह सीधी नहीं होती। उसने एक नज़र ताशफीन के चेहरे को देखा जहां वो काफी सीरियस अंदाज में फिल्म देख रहा था। उसने भी अपने चेहरे पर संजीदगी सजाकर नजर टीवी पर मरकूज कर ली। वो गाड़ी के बाहर खड़ा ड्राइवर से कोई बातचीत कर रहा था जब वो अपना बैग घसीटते हुए उसके पास आ रुकी, जो उसे अभी डैनी ने दिया था। उसके हाथ में अब तक वो बंदूक थी जो उसकी सांसें खुश्क करने के लिए काफी थी। ये डिब्बा क्यों उठाकर ले आए हो तुम यहाँ? वो उसके बैग को देखते हुए बोला। गंवार आदमी, नजर नहीं आता? ब्रीफकेस है ये। मेरे कपड़े हैं इसमें। उसने बताना जरूरी समझा। जबान कंट्रोल में रखो, वरना गर्दन से खींच लूंगा। दानियाल, ये ले जाओ और अपने किसी दोस्त को तोहफे में दे देना, क्योंकि ऐसे कपड़े हमारे खानदान की औरतें नहीं पहनती। और अब तुम्हारे साथ वारिक इब्राहिम का नाम जुड़ा है। ये तो मुमकिन ही नहीं कि तुम इस तरह का लिबास जेब तन करके वहां कहीं भी जा सको। इसीलिए वहां तुम्हें मेरी मर्जी से रहना होगा। बल्कि उठना बैठना चलना, हर चीज तुम मेरी मर्जी से करोगी। वो पूरे हक से बोल रहा था। सांस अपनी मर्जी से ले सकती हूँ या वो भी नहीं ले सकती। वो बोल ही रही थी जब अचानक उसने पिस्तौल सामने की और उसकी बोलती वहीं बंद हो गई। सांस अपनी मर्जी से ले लो, लेकिन जहां तुमने जरूरत से ज्यादा अपनी मर्जी चलाई, वहीं तुम्हारी सांस रोक दूंगा। उसने फिर से धमकी दी थी, जबकि वो हाथ खड़े करती अपना बैग छोड़ चुकी थी। उसे अपनी जिंदगी से इतनी मोहब्बत है, ये बात उसे आज ही पता चली थी। इससे पहले तो अपनी जिंदगी को कोसा करती थी, लेकिन मौत का डर हर डर पर हावी होता है। ये मत सोचना कि मैं तुमसे डर गई हूँ, या तुम बार बार बंदूक दिखाकर अपनी मर्जी करोगे। मैं अपनी मर्जी ही करूँगा, और मुझे इसके लिए बार बार तुम्हें ये खिलौना दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीवियों को किस तरह से सेट किया जाता है, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ। 1 माह में तुम्हें तीर की तरह सीधा कर दूंगा। यकीन ना आए तो आजमा कर देख लेना। मैं क्या तुम्हें तुम्हारे पाकिस्तान के किसी गांव की गवार लगती हूँ? वो तनफुर भरे लहजे में बोली। तुम क्या हो क्या नहीं, ये तो मैं तुम्हें वहां जाकर बताऊंगा। वो कहते हुए इशारे से गाड़ी स्टार्ट करवा चुका था, जबकि ड्राइवर ने उसके लिए पिछला दरवाजा खोला जिसमें उसने पहले भी नहीं जानती थी। तनावुश तकरीबन 4 दफा सर उठाकर उसे देख चुकी थी। वो जो फिल्म में कुछ ज्यादा ही मसरूफ नजर आ रहा था। उसे तो कहानी की समझ ही नहीं आ रही थी। ऊपर से इंग्लिश फिल्म तो वैसे भी उसके सर के ऊपर से गुजर रही थी। पता नहीं वो सब लोग जंगल में क्या कर रहे थे। उसे तो सिर्फ इतना ही समझ में आया था कि वो सब लोग जंगल में गुम हो गए हैं और अब जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। और इतना भी उसे ताशफीन ने बताया था। उसने एक दफा फिर नजर उठाकर उसकी तरफ देखा तो वो टीवी पर नजरें जमाए एक बार फिर उसका सर अपने कंधे पर रख दिया। तकरीबन 35-40 मिनट के बाद अब वो हिम्मत हार गई थी। उसका इरादा ताशफीन को ये बताने का था कि उससे ज्यादा अंग्रेजों की शक्ल वो और नहीं देख सकती। उसने एक नजर ताशफीन को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रिक्सा थी। उसकी मुस्कुराहट ने उसे स्क्रीन की तरफ देखने पर मजबूर किया, और अगले ही लम्हे उसका चेहरा शर्म व हया से खून छलकाने को था। स्क्रीन पर चलता हीरो हीरोइन का बोल्ड सीन अब हर हद पार कर रहा था। छी छी, ताशफीन तौबा तौबा, हटाए इसे। वो स्क्रीन पर चलने वाले सीन को देखकर शर्म से सर तक नहीं उठा रही थी।
जबकि अब हीरो साहब जरूरत से ज्यादा जज्बात में बहते हुए मजीद कोई कारनामा सरंजाम देने वाले थे। जब उसने मिन्नत भरे अंदाज में कहा, क्यों हटाऊं जानू, यही तो सीन देखने के काबिल है। वो शरारत से भरपूर लहजे में उसे देखते हुए बोला, तौबा तौबा ताशफीन, खुदा का खौफ करें, मैं जा रही हूँ यहाँ से। वो उठने ही लगी थी कि ताशफीन ने अचानक उसे अपनी बाहों में कैद करते हुए उसके गिर्द अपने बाजू फैला लिए। तुम कहाँ जा रही हो? जब तक फिल्म मुकम्मल ना हो जाए तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। उसे तंग करने में ताशफीन को और भी ज्यादा मजा आने लगा था। फिल्म के सीन से कहीं ज्यादा वो तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने में दिलचस्पी रखता था। नहीं, मुझे नहीं देखना, प्लीज मुझे जाना है, उसके चेहरे की तरफ देखती वो मिन्नत भरे अंदाज में बोली। जब वो उसका ध्यान अपनी तरफ करता उसके चेहरे पर झुका। ना जाने अचानक क्या हुआ कि उसकी आंखों में देखते ही वो खामोश हो गई। उसके मुजामत करते हाथ पैर रुक चुके थे। उसका चेहरा उसके चेहरे के बेहद करीब था। वो अपनी नजरों की तपिश से उसके चेहरे को झुलसाने लगा। टीवी कब का बंद हो चुका था, लेकिन तनावुश को महसूस भी ना हुआ क्योंकि वो उसके होठों को कैद करते हुए उसे खुद में उलझा चुका था। टीवी पर चलते हुए सीन से उसका ध्यान बहुत पहले हट चुका था। उसकी गर्दन से दुपट्टा निकालते हुए वो अपने होठों को उसकी सराहीदार गर्दन पर बेलगाम छोड़ चुका था। आज उसका अंदाज बहुत अलग था। आज जैसे वो हर हद पार कर देना चाहता था। आज जैसे वो उस पर अपने नाम की मुहर लगा देना चाहता था। आज वो उसे हर तरह से अपना बना लेना चाहता था। उसे अपने कंधे से शर्ट सरकती हुई महसूस हुई तो उसने अपनी आंखों को सख्ती से बंद कर लिया। जब उसे अपना जिस्म उसकी बाहों में महसूस हुआ, वो उसे उठाकर कमरे में ले जा रहा था। ताशफीन, वो अपने बेड पर लिटाते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलकर शर्ट को एक साइड फेंकता उसके पास आया था और एक झटके में उसे अपने करीब करते हुए उसकी खुशबू में सांसें लेते उसकी सांसों पर काबिज हो गया। उसकी शिद्दतों को अपनी गर्दन के बाद कंधे पर महसूस करते वो सिसकी थी। जब उसने अचानक उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे खामोश करवा दिया। तुम्हारे अल्फाज नहीं, धड़कनें सुनना चाहता हूँ। तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। आज से तुम्हारी हर रात मेरी पनाहों में गुजरेगी और मेरी सारी बेकरारियां तुम्हारे वजूद में सिमटेंगी। मिसेस ताशफीन इब्राहिम, आज से तुम्हें ताशफीन इब्राहिम की सुलगती सांसों की बेकरारियां, हर रात की कुर्बत मुबारक। अब से ताशफीन इब्राहिम सिर्फ तुम्हारा। उसके होठों पर अपने होठों से सरगोशी करते हुए वो अपना आप उसके नाम लिख रहा था, जबकि उसकी बढ़ती हुई कुर्बत पर उसके सुर्ख गाल दहकने लगे थे। अपनी गर्दन पर जलन महसूस करते हुए उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसकी शिद्दतों से रिहाई चाही थी, लेकिन आज उसके इरादे उसे बख्शने वाले नहीं थे। आज तो वो उसकी सांसें भी छीन लेने के दर पर था। उसकी मासूमाना मुज़ाहमतें उसकी पनाहों में दम तोड़ने लगी। अपनी शिद्दतों का निशान उसकी गर्दन पर छोड़ते हुए उसने बड़ी फुर्सत से उसकी गर्दन का जायजा लिया और फिर दिलकशी से मुस्कुराया। उसके होठों पर झुकते एक बार फिर से वो उसके होश ठिकाने लगाने लगा कि अचानक उसका फोन बजने लगा। वो फोन को नजरअंदाज कर गया, लेकिन वो जिसकी जान पर बनाई थी, उसने उसे फोन की तरफ मुतवज्जह करने की कोई कसर ना उठा छोड़ी। क्या तकलीफ है तुम्हें? उसने गुस्से से घूरकर उसे देखा था। ऐसे मामलात में वो इस तरह की मुज़ामत बर्दाश्त नहीं करता था। बार बार फोन आ रहा है। हो सकता है कोई जरूरी कॉल हो। इस वक्त मेरे लिए सबसे जरूरी तुम हो। वो एक बार फिर उसके होठों को अपने होठों के दस्तरस में ले गया, लेकिन फोन वाला अच्छा खासा ढीठ साबित हुआ था। उस दिन शॉपिंग करके मैं तुम्हारे लिए वो पिंक नाइटी लेकर आया था। तुम वो पहनो जब तक मैं इस फोन वाले को बताकर आता हूँ कि हस्बैंड वाइफ के प्राइवेट मोमेंट में इस तरह की कॉल नहीं करनी चाहिए। उसके निचले लब को अपनी 2 उंगलियों में थामता वो झुककर हल्की से बाइट करके उठा था, जबकि तनावुश की तो हालत पहले ही उसकी कुर्बत की वजह से खराब हो रही थी, और अब ये नाइटी की फरमाइश।